नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए फॉली आर्टिस्ट करण अर्जुन सिंह से की गई बातचीत। इनसे बात की है यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो सिनेमा में बहुत अलग अलग तरह के साउंड क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। आप जब कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें कोई एक सीन होता है, उस सीन में आपको कुछ एक्टर्स नजर आएंगे, कुछ नज़ारे दिखेंगे, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, लेकिन साथ में होती हैं बहुत अलग अलग तरह की आवाजें। हमारे साथ जो हस्ती हैं वो बहुत अलग अलग तरह की आवाजें सिनेमा के पर्दे पर क्रिएट करने के लिए जानी जाती हैं। तो जरा कुछ आवाजें सुनते हैं। ओह नमस्कार। बताइए वो कौन कौन सी आवाजें होती हैं जो हम सिनेमा में सुनते हैं। पहले हम अपने सुनने वालों को वो आवाजें सुनाते हैं। ठीक है। तो वैसे तो अमूमन बहुत सारी आवाज़ें हम लोगों को क्रिएट करनी पड़ती है। एक फिल्म में तकरीबन 10,000 साउंड शायद होते होंगे। तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरे यहाँ पर हैं स्टूडियो में, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। जी। तो इसमें एक तो ये नारियल के जो शेल्ड होते हैं उसको हम लोगों ने इससे भरा हुआ है, क्ले से खोल के अंदर क्ले पूरा एकदम फिट करके भरा हुआ ताकि वेट आ जाए। घोड़े की वजन होता है ना, खाली करोगे तो उसमें से बहुत हॉलो आवाज आएगी, नकली आएगी। निकाल के बताइए। देखिए जैसे कि घोड़ा गैलप करके आ रहा है, हाँ, तो अगर वो चल रहा है घोड़ा तो धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, ये घोड़ा चल रहा है। हाँ, वो भी एक्टर है हमारे लिए घोड़ा। तो वो कैंटर कर रहा है या वो ट्रॉट कर रहा है या वो गैलप कर रहा है, वो देख के हम अपने जो हाथ के रिदम है वो एडजस्ट कर लेते हैं। और कोई मेटल का साउंड निकालिए। हम मेटल का, जैसे अगर जो भी आप गन देखते हैं जो हीरो हैंडल कर रहा है, पकड़ रहा है, निकाल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये लैच यूज करते हैं। अच्छा, हाँ, ये कोई भी कंपनी का हो सकता है। इसमें बहुत सारी आगे पीछे जाने के ये जैसे दरवाजे की कुंडी है असल में। ये कुंडी है असल में, लेकिन इसको हम जैसे गन लोड करते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे लॉक है, लॉक। हाँ, ये आवाज ऐसी आएगी। सोचिए कि दरवाजे के लॉक से गन की आवाज निकाली जा रही है। लोड किया, अरे वाह। ऐसा जो हीरो मूवमेंट कर रहा है गन से इधर उधर, तो उसके लिए उसका मूवमेंट सब इससे करते हैं। हम रियल गन से भी कर सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर का बजट है तो वो हमको रियल गन्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि रोहित शेट्टी साहब हैं, तो उनकी फिल्म में जितने भी गन्स हम लोग यूज करते हैं वो रियल गन्स आती हैं स्टूडियो के अंदर। तो उसके मूवमेंट्स हम लोग रियल गन से करते हैं। ओहो, ये प्लास्टिक की बोतल किस लिए? ये प्लास्टिक की बोतल ये एक्चुअली जुगाड़ है। अगर वही जैसे कोई छोटी पिक्चर है वहां पे नहीं आया और कुछ क्रीक्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि कोई बंदा लटका हुआ है, तो वाह वाह, तो रस्सी में जो लटक रहा है, की आवाज आ रही है। बट एक्चुअली उसको हम लोग रस्सी और कोल्हापुरी चप्पल जो होती है, हाँ, उससे अमूमन करते हैं ताकि थोड़ा सा वेट आ जाए इसमें। अभी ये आप करेंगे तो थोड़ा वेट इसमें कम है। अच्छा दोस्तों, ये जो तरह तरह की आवाजें हमने आपको सुनवाई, यहाँ मेरे सामने बहुत अलग अलग तरह की चीजें, कोई डिब्बी, एक सांकल पड़ी है, जो ऑटोमेटिक लॉक होता है ना, जिसकी चाबी कई बार घर के अंदर रह जाती है तो बुलाना पड़ता है ताले वाले को, उस तरह का एक लॉक पड़ा है, और लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े हैं, और एक साइकिल की घंटी है, और नारियल के खोल हैं। ये सब लेकर हमारे स्टूडियो में आए हैं एक जाने माने फॉली आर्टिस्ट करण अर्जुन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। भाई, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने आवाजों की बौछार कर दी लोगों के ऊपर, ताकि लोगों को समझ में आए कि असल में आज प्रोग्राम में होने वाला क्या है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि ये फोली आर्टिस्ट क्यों कहते हैं आप लोगों को, और आपका काम क्या है? फोली आर्टिस्ट जो हैं वो फिल्मों में लोकेशंस पे जो साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाते बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे फोकस जो है, आज की दुनिया में सिंग साउंड है तो फोकस पूरा डायलॉग पे होता है जी। एक्टर्स की जो डायलॉग होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कहानी बोल रहा है। हाँ, एक सिंग साउंड का मतलब हम समझा दें कि जब शूटिंग हो रही होती है तो उसी समय डायलॉग साउंड रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ, इसे सिंक साउंड कहते हैं। हाँ, और वो फाइनल होता है, वही हम सिनेमा घर में सुनते हैं जी। खाली उसमें थोड़ी क्लीनिंग की प्रोसेस होती है बाद में। अलग से डब नहीं होता। अलग से डब नहीं होता, बहुत रेयर, मतलब 5 या 10% अगर कोई फिल्म में कुछ डिलीट, क्योंकि वो भी होगा कि बहुत नॉइजी एरिया में अगर शूट कर रहे हैं जहाँ बहुत ट्रैफिक है या बहुत नॉइज है, जिसमें डायलॉग इतना क्लियर नहीं आ रहा है, सिर्फ वो डब करते हैं, बाकी सब लोकेशन का ही होता है। तो फॉलीज में भी बेसिकली वो जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं उस वक्त सेट पे, वो भी सिंग साउंड में, क्योंकि बूम से रिकॉर्ड करते हैं तो बूम में वो साउंड इफेक्ट्स तो रिकॉर्ड होते हैं, बट उसमें उतना वेटेज नहीं होता। बट हमारे लिए वो ये है कि हमको एक रेफरेंस मिलता है
लोकेशन का, कि वो लोकेशन की टोन क्या है, एक्टर्स ने जो भी शूज पहने हैं उस लोकेशन पे वो कैसे सुनाई दे रहा है। बाकी अगर दरवाजा है तो दरवाजे का क्या टोन है, जो भी प्रॉपर्टी वहां पे यूज है तो वो हम लोग सुनते हैं, फिर वैसे ही साउंड हम लोग क्रिएट करते हैं। बट हम लोग 100% साउंड क्रिएट करते हैं दोबारा पूरा। तो आप लोग शूटिंग पर भी मौजूद रहते हैं? नहीं, शूटिंग पे हम लोग नहीं रहते। शूटिंग पे लोकेशन का जो प्रोडक्शन मिक्सर है, जो रिकॉर्डिस्ट होता है वो रिकॉर्ड करता है, और उसके साथ उसकी टीम होती है, असिस्टेंट होते हैं, बूममैन्स होते हैं, जो लोग ये सब करते हैं। हमारे पास आता है पोस्ट में, एडिट के बाद जी। जब फाइनल हो जाती है पिक्चर कि अभी फोली करना है, तो हमको पूरा फिल्म का फोली करना होता है। तो आप पहले फिल्म देखते हैं? हाँ बिल्कुल, फिल्म देखते हैं, फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर्टीज की जो हमको लगेंगी। वैसे तो हमारे पास में मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी है कि आराम से किसी भी फिल्म का फोली हम विदाउट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब एक क्योंकि चीज है। आजकल इतना रियलिस्टिक है मामला सिनेमा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो रियल प्रॉप्स यूज हुए हैं फिल्म में उनको मंगाया जाए। अब उसकी साउंड कैसे आ रही है स्टूडियो में ये दूसरी बात है, बट एक बार वो आ जाती है तो हम लोगों को एक फील मिल जाता है, अच्छा ये टाइप के जूते पहने हैं, ये टाइप का चप्पल है, ऐसा पर्स है लड़की का, ये ऑर्नामेंट्स ऐसे साउंड कर रहे हैं, ये बैंगल्स ऐसी हैं इस सीन में, और जो बैग उसने पकड़ा है उसका ऐसा है, कोई स्टिक है तो वो कैसी साउंड कर रही है, अगर कोई चेयर है जो बहुत ज़्यादा यूज हुई है फिल्म में तो फिर वो, और जैसे पहले फोल्डिंग चेयर्स आती थी पतरे की, हार्ड पतरे की, चर चर की आवाज करती थी। हाँ वो क्रीक, मेटल क्रीक आती है उसमें बैठने की। अमूमन वो पुलिस स्टेशन में अंदर जो इंट्रोगेशन करते हैं वहां पे यूज करते हैं, कोई वुडन चेयर यूज करते हैं। तो कई फिल्मों में ज्यादा अगर वो चेयर यूज हो रही है तो हम लोग वो फिर चेयर मंगाते हैं ओरिजिनल, ताकि वो साउंड जो है वो प्रॉपर आए। फिर अगर वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग उसमें हम अपना फार्मूला यूज करके उसको थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाते हैं। हम तो एक सीन देख लेते हैं जी। और वो मान लीजिए 2 मिनट का है, 3 मिनट का, तो हम उसमें सिर्फ डायलॉग सुन के कहते हैं वाह यार क्या फिल्म बनाई है। आपके काम पर तो आम जनता का ध्यान ही नहीं जाता कि ये भी क्रिएट किए गए होंगे। ये कितनी मुश्किल बात है। और आज इस इंटरव्यू के जरिए हम अपने सुनने वालों को ये कहना चाहते हैं कि जब कोई फिल्म देखें तो उसमें साउंड इफेक्ट्स पर भी ध्यान दें कि एक पूरी टीम है जिसने दिन रात मेहनत की, क्योंकि एक फिल्म को कंप्लीट करने में उसके पूरे साउंड इफेक्ट्स डालने में कितना ज्यादा काम करना होता होगा। कितना वक्त लगता होगा आपको एक एक सीन पूरा साउंड से भरने में? एक फिल्म को हमको फॉली करने में, अगर एक सिंपल सी फिल्म है जैसे कि लव स्टोरी है या रोम कॉम है, तो हमको कम से कम 150 घंटे लगते हैं वो फिल्म करने में, जो 1.5 घंटे की फिल्म होती है। यहाँ सिंपल फिल्म की बात है, सिंपल फिल्म। और अगर कोई जैसे बाहुबली है, फिल्म है, बाहुबली 1, 2 दोनों मैंने की है, और उसमें तो बाहर से भी फॉली आर्टिस्ट बुलाए गए थे, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है तो उनको एक अलग अप्रोच था फिल्म के लिए। तो एक टीम बन गई थी कि भैया ये साउंड्स आप करेंगे, ये साउंड्स आप करेंगे, वैसा। और जैसे दंगल है तो दंगल को करने में मेरे को 400 घंटे लगे थे। बाप रे बाप। और क्रिश 3 जो आई थी उसमें मुझे 500 घंटे लगे थे उस फिल्म को करने के लिए, क्योंकि वो फुल एक्शन फिल्म है, हर फ्रेम में एक्शन है। क्योंकि सुपर हीरो फिल्म है ना, मतलब जितने साउंड हम लोगों ने क्रिश 3 में क्रिएट किए, मुझे नहीं लगता आज तक मैंने किसी भी फिल्म में क्रिएट किया होगा। करण अर्जुन जी, मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि वो क्या साउंड थे और कैसे क्या किया गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, और ये मैं अपने सुनने वाले लोगों की तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो मतलब प्रोडक्शन से तो हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट था। इवन द साउंड डिजाइनर जो बिलोन फोंसेका है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि ये सुपर हीरो फिल्म है तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें यूज हुई हैं जो हमारे पास है ही नहीं। हाँ, तो उसमें लेकिन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जैसे एक जो विलन था, 3 विलन थे उसमें। मतलब विलन मतलब जो एंटागोनिस्ट, उसके विवेक ओबरॉय के जो 3 बंदे वो भेजता है इसको जी पकड़ने के लिए या मारने के लिए। उसमें एक था, उसके पास पावर है कि वो टंग अपनी लंबी कर लेता है कितनी भी, तो अपनी जबान निकाल के वो उसको पकड़ रहा है, घुमा के फेंक रहा है। हाँ। तब ये साउंड आप कैसे क्रिएट करेंगे? ये मतलब एक ऐसी मुश्किल चीज थी। तो फिर हम लोगों ने उसको यशराज स्टूडियो में किया था जी। मेरे स्टूडियो जस्ट फॉली में भी किया हुआ है ये फिल्म, लेकिन जितने एक्शन सीक्वेंस है वो हमने यशराज में किए थे, क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा स्टूडियो चाहिए था उस फिल्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत कार क्रैशेस और बिल्डिंगें गिर रही हैं तो उसकी डेब्रीज गिर रही है, तो वो सब साउंड्स क्रिएट करने के लिए हमको थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए था। रेत गिर रही है तो उसमें बहुत सारे लेयर्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि एक ही बार में वो साउंड नहीं आता, उसमें अलग अलग ट्रैक्स हम लोग यूज करते हैं उसको बनाने क्या के क्या चीजें इस्तेमाल करते होंगे आप? जैसे लिए। अभी जैसे टंग लपलपाने का जुबान sound। के लिए हमने एक नायलॉन की मोटी रस्सी यूज की थी। हाँ। और उसको हमने कम से कम 10 से 11 फीट उसकी लेंथ थी। उसको फिर वो स्टूडियो के अंदर उसको घुमाया, तो शप 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 हाँ ऐसी जब कुछ आवाज आई। तो पहले तो आपको वो घुमा के मोशन में आना है, उसके बाद आपको बोलना है कि मैं रेडी हूं, अभी आप टेक चलाओ। अरे बाप, क्योंकि आप उठाओगे जब तक तो चला जाएगा शॉट। तो फिर जैसी पिक्चर प्ले होती है तो फिर आप उसके टंग को देख के फिर
उस हिसाब से आप रस्सी को उतना फोर्स दे रहे हो, कम दे रहे हो। अभी आप दोबारा कृष्टि देखोगे तो आपको फिर याद आएगा, अच्छा ये अच्छा इससे क्रिएट किया है। सारे बंदे जो सुन रहे होंगे क्या किया होगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि वो बहुत मोटी रस्सी, अब हवा में घुमाना, हम लोग पहलवान तो है नहीं जी। तो मतलब मेरे असिस्टेंट ने किया था तभी, ये शंकर सिंह उसका नाम है, उसने किया था, क्योंकि बहुत ताकत लगती है सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके बाजू पूरे। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या ना, फोली आर्टिस्ट बनने के लिए, फोली आर्टिस्ट बेसिक, फोली क्या आर्टिस्ट क्यों बोलते हैं, ये जो आर्ट जो सबसे पहले जिन्होंने इन्वेंट किया या जिन्होंने इसका आविष्कार किया, जिन्होंने शुरू किया, वो रेडियो के टाइम पे जैक फोली उनका नाम है। उन्होंने पहली बार, क्योंकि रेडियो जब होता था, म्यूजिक और डायलॉग्स से थिएटर की तरह एक्ट करके वो पूरा प्रोग्राम बनाते थे। उन्होंने सोचा यार क्यों ना इसमें हम लोग साउंड इफेक्ट्स भी रखें ऑनलाइन वहां पे, क्योंकि तो लाइव है रेडियो। तो उन्होंने फिर वो अलग अलग चीजें बनाई, जैसे कि ये घोड़े का साउंड देना, ये लॉक्स दरवाजे छोटे छोटे बना देना, घंटी, बेल, जो भी स्टोरी से रिलेटेड। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम वो लाइव यूज किया था रेडियो में वहां पे, तो उनका नाम जैक फॉली था। तो ये आर्ट को बाद में फिर फिल्मों में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो फिर ये आर्ट को नाम उनके सरनेम से जाना जाता है कि फॉली। अच्छा, तो क्या आपने इसकी कुछ अलग से पढ़ाई की है? नहीं सर, मैं तो खैर बी आर चोपड़ा साहब के जो बंगला है वहाँ मेरे फादर काम करते थे सिक्योरिटी में जी। तो वहाँ पे हमारा स्टाफ क्वार्टर तो वहीं रहते थे। तो एक बार मैं ऐसी रात में बैठा हुआ था, क्योंकि रात में तो वहाँ कोई होता नहीं, रात में ही फॉली होता था, क्योंकि दिन भर तो अलग अलग आर्टिस्ट आ रहे हैं, अपनी अपनी डबिंग करके जा रहे हैं जी। तो फॉली के लिए तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। उस जमाने में फिल्मों की डबिंग हाँ बहुत होती थी, और सारे आर्टिस्ट आके कर रहे हैं ना, अलग अलग फिल्मों की बुकिंग, स्टूडियो 2-2 घंटे के लिए बुक है। तो स्टूडियो फॉली के लिए रात को 10-11 बजे के बाद ही मिलता था। तो एक फॉली आर्टिस्ट आता था कोई, वो आके रात भर करता था सुबह तक, फिर सुबह फिर डबिंग शुरू हुआ था। तो एक बार मैं बैठा था, तो 2 स्टूडियो थे, 1 और 2, तो मैं बीच में बैठा था, बीच में एंट्रेंस है वहाँ एक चेयर जहाँ सिक्योरिटी बैठता है वहां बैठा था मैं जी। तो वो कैंटीन वाला आया चाय लेके, अब उसको चाय लेके इधर भी जाना था उधर भी जाना था। इधर एक ही चाय देनी थी क्योंकि फॉली हो रहा है और एक रिकॉर्डिस्ट है अंदर और कोई नहीं है, तो अंदर रिकॉर्डिंग में एक चाय देनी थी और पूरा ट्रे उसका भरा हुआ। तो उसने बोला यार एक काम कर, तू ये चाय अंदर दे दे, रेड लाइट ऑन होगी तो मत जाना, रेड लाइट ऑफ होगी तो तू दे देना, मेरे को ये सब लेके उधर जाना है। मैं गया अंदर, तब मैंने सबसे पहले वहां पे प्रहलाद साल्वी करके फोली आर्टिस्ट है जिन्होंने शोले के लिए भी फोली किया है। और एक गजब जी, वो फोली कर रहे थे, फिल्म का नाम था अर्जुन, सनी देओल की फिल्म थी, सेकंड एक्शन सीक्वेंस था। तो उनको मैंने फोली करते हुए देखा और मैं एकदम दंग रह गया। मैंने बोला ये आदमी क्या मैजिक कर रहा है, क्योंकि मैं तो मॉनिटर रूम से सुन रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल। वहां पे विजुअली आप देखो तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है, वो खड़ा है, हिल रहा है, ऐसी एक बॉटल है उसके हाथ में, बट यहाँ पे जो साउंड का इम्पैक्ट है, जो कंडेंसर माइक के थ्रू आप जो इधर आ रहा है, वो तो मैं उसमें ऐसा हो गया। तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये ही काम सीखूंगा और यही करूंगा लाइफ में। वाह वाह, इतना मैं फैसिनेट हो गया उस आर्ट से। तो एक मोमेंट ने आपकी जिंदगी बदल दी। फिर मैंने रात में शुरू किया जाना, असिस्ट करना, क्योंकि उनको उस जमाने में असिस्टेंट वगैरह कहाँ आ रहा, वो अकेला ही आके कर रहा है। एक्चुअली जितने भी फोली आर्टिस्ट हैं बॉम्बे में, वो सारे लोग रिकॉर्डिंग से ही जुड़े हुए हैं। जो वो रिकॉर्डिस्ट है या असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट, वही लोग फोली आर्टिस्ट बने हैं। अच्छा। अलग से कोई फोली का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं। वो लोग ने किसी आर्टिस्ट को देख के, उन लोग के अंदर भी पैशन आया और उन लोग ने ट्राई, कितने लोगों ने ट्राई किया, वो लोग कर ही नहीं पाए। तो जिसमें जो कर पाए, तो हमारा फिर एक ग्रुप बना BR में, लाला जी बोलते हैं वो थे, एक दूसरा लड़का था असलम, उसको रजनी, वो दोनों अभी है नहीं, वो लोग दोनों गुजर गए, और मैं, हम लोगों की 3 की एक टीम थी और हमारे 3 असिस्टेंट थे। वो तीनों असिस्टेंट आज इंडिपेंडेंट फोली आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में। वाह। तो ऐसा है, कुल मिलाकर जिंदगी का एक मोड़ आपको इस रास्ते पर ले आया। जी। और पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई सर, मैंने मतलब मेरा ऐसा रहा कि मैं 7th में फेल हो गया था, 9th में फेल हुआ, 10th में फेल हुआ, क्योंकि 7th के बाद रोज काम कर रहा था रात को तो मेरा ध्यान इतना जाता नहीं पढ़ाई में, वैसे भी मैं इतना अच्छा हूँ नहीं। तो फिर लेकिन मैंने की, मेरे को बोला तुम पढ़ाई तुमको पूरी करनी है कैसे भी, मतलब स्टूडियो से भी मेरे को प्रेशर था, ऐसा नहीं है। अरे गजब मतलब घर से भी प्रेशर, स्टूडियो से भी, क्योंकि हमारा BR फिल्म्स हमारा घर जैसे ही था ना। चोपड़ा साहब के साथ में इतने सालों से, वहाँ मेरे फादर 1970 से हुए हैं साथ में, 69 से। तो लेकिन फिर कैसे भी करके मैंने पढ़ाई, ऑफ कोर्स 12th पास किया, फिर फर्स्ट ईयर में गया। तो फर्स्ट ईयर में मैं 2-3 महीना बहुत हताश हो गया कॉलेज जाके, क्योंकि कोई कॉलेज में क्लास में बच्चे आते ही नहीं थे, और उन दिनों अटेंडेंस वगैरह का इतना इंपॉर्टेंस था नहीं। तो जितने प्रोफेसर आ रहे हैं तो 1-2 ही बच्चे बैठे हैं, तो बोले अरे ओनली 2-3 स्टूडेंट्स, नो लेक्चर, वो चले जाते थे। तो मैंने बोला यार मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ,
इतना दूर जू से मैं बैंड्रा आ रहा हूँ कॉलेज में और पढ़ाई हो नहीं रही, 2 महीने हो गए, अभी अब कब होगी यार। तो मैंने बोला वैसे भी ये कॉमर्स है, कॉमर्स मेरे को साउंड में कुछ काम आने वाला है नहीं, है ना, अकाउंटिंग मैंने करनी नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दी। और फिर मैंने वॉइसिंग शुरू कर दी थी मैंने उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने क्या था सर, वॉइस आर्टिस्ट भी नहीं थे ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल। हिंदी फिल्म में तो जो लोग थे भी ना, तो ज्यादातर, क्योंकि उस टाइम पे क्या मतलब जिसकी आवाज अच्छी है वही डबिंग कर सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्मली सब हरियाणा और पंजाब से लोग आ रहे हैं, मोटी मोटी आवाजें वो लोग बोल रहे हैं। तब वो फिर बाद में जब रियलिस्टिक फिल्में थोड़ी, जब सिनेमा चेंज हुआ, तब वो आवाजें मैच नहीं करती थी, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि यार किसी और की, ये बॉडी किसी और की, तो वैरायटी इतनी नहीं थी। फिर बाद में धीरे धीरे ट्रेन होके आर्टिस्ट। तो मैं एक यंग कैरेक्टर था, एन चंद्रा की फिल्म थी तेजस्विनी, उसमें एक डायलॉग था, रिवोल्टिंग डायलॉग था, वोटिंग के लिए जा रहा है, उसको मना कर रहे हैं क्योंकि अंदर बूथ कैप्चरिंग हुआ है, वो लोग खुद ही टप्पे लगा रहे हैं, तो वो आर्ग्यू करता है लड़का, उसके एक सीन था वो मैंने डब किया था फर्स्ट टाइम। तो मैं वो गया अंदर, एक टेक में मैंने दे दिया, क्योंकि डबिंग्स तो हम लोग करवा ही रहे हैं डेढ़ आर्टिस्टों से, डायलॉग याद हो गया, कर दिया। फिर ऐसे ही एक फिल्म में एक यंग कैरेक्टर था, पूरी फिल्म हीरो ही था वो मैंने कर दिया। वैसे धीरे धीरे, और बाद में सेंसर कट्स में बहुत डब करने लग गया था। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आर्टिस्ट ने डब किया, बाद में वो शूट पे चला गया कहीं और, मॉरिशस वगैरह, अब यहाँ पे सेंसर के 3 डायलॉग कट गए कि ये गाली चेंज करनी है, ये वर्ड निकाल दो, ये नहीं बोल सकते, तो फिर वो कौन करेगा अभी लास्ट मोमेंट में। तो मैं थोड़ा मिमिक्री का भी शौक था मेरे को, तो मैं मैच करके कर देता था। अरे गजब। किस की आपने? अरे की है मैंने बहुत, अजय देवगन के लिए की है, अक्षय के लिए की है। मतलब हमको आपकी ये टैलेंट का भी पता चल गया। जी। यहाँ 2 सिरे छूट गए। एक तो ये कि आपने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, तो हम अपने श्रोताओं को ये कतई नहीं कहना चाहते कि लोगों को पढ़ाई अधूरी छोड़ देनी चाहिए। आगे की पढ़ाई के बारे में बताइए जो आप आजकल कर रहे हैं। अभी बाद में मुझे मेरे एक दोस्त से पता लगा कि वो BA कर रहा है फिल्म्स में। हाँ। मतलब फिल्म्स में, मतलब बोला फिल्म्स ही पढ़ाएंगे आपको, जैसे स्क्रिप्टिंग, साउंड, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और ये सब, उसी में मतलब इसमें मेरा डिग्री हो, तो मतलब ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे को वैसे भी पढ़ना था, मुझे डिग्री अब मेरी कंप्लीट करनी थी, तो अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, मैं टाइम दे सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कौन से कॉलेज से किया तूने? बोलता है DGMC मलाड। मैंने अरे मैंने तो उनके लिए वर्कशॉप किया फ्री में। मैं प्रिंसिपल को डायरेक्टली जानता हूँ, मेरे सीधा उनको फोन लगाया, मैम मैं बोल रहा हूँ, अरे हाँ करा, मतलब मुझे एडमिशन चाहिए कॉलेज, अरे आप आइए अभी इधर। तो उन्होंने मेरा तुरंत सब यहाँ सबसे करवा दिया। जज्बा है पढ़ने का, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में कामयाब हैं, इतनी फिल्में कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम है, पर एक जज्बा है पढ़ाई का जिसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो भी मैं रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि जाके अभी मैं हूँ ठीक है सेलिब्रिटी फुली आर्टिस्ट है, तो ये वो मुझे थोड़ा उन्होंने बोला है कि आपको अटेंडेंस का प्रॉब्लम होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असाइनमेंट्स और एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, वाला वो तो मैं दूंगा, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी कभी भी मिस नहीं किया क्लास। तो आप एक स्टूडेंट की तरह जाके? हाँ एकदम, जाके डेली पढ़ता हूँ। वाह। तो अभी मेरे लिए एक अच्छा हो गया कि मॉर्निंग कॉलेज हो गया है, क्योंकि 2nd ईयर में हूँ अभी, तो वो मेरे लिए अच्छा है, 11 बजे फ्री हो जाता हूँ, फिर जाके अपने स्टूडियो में काम शुरू कर देता हूँ। क्या बात है। एक और सिरा छूट गया था, वो है BR चोपड़ा साहब से जुड़ी यादों का। जी। कोई तो याद आपकी होगी जो हमारे साथ बांटिए। BR साहब का तो सर बहुत सारा होगा, क्योंकि पूरा सारी जिंदगी बीती है वहां पर। हाँ, उनके बंगलों में ही तो खेले हैं हम लोग, उनके जो बच्चे थे उनके बच्चे हमारे साथ खेलते थे, रवि जी के बेटे जूनो और पूजा और अभय जो डायरेक्टर अभी बना है, उनके साथ हम लोग खेलते थे। तो दिन भर हम लोग वहाँ बंगले में, स्कूल के बाद वहाँ खेलते थे, फिर बाद में रात को वहाँ पे। तो ये फोली जब से शुरू हुआ तो मैं नाइट्स इतनी की है, मैंने बहुत नाइट्स की है। कोई याद चोपड़ा साहब की जो? हाँ, उनके साथ मैंने अवाम के दौरान, जब उन्होंने लास्ट उनकी फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, तभी वो स्टूडियोज में आते थे, तभी मैं असिस्टेंट था। तो अच्छा। हाँ, तो मेरी उनसे ऐसी बात कभी हुई नहीं, क्योंकि वो तो बड़े हैं। रवि जी के साथ ऑफ कोर्स मैंने बागबान पूरी रिकॉर्ड की है साथ में। वाह। हाँ, रवि चोपड़ा जी इन्होंने बागबान बनाई थी, तो उसकी पूरी फिल्म मैंने डब भी की, साउंड इफेक्ट्स भी किए, उसकी फोली भी हमने की है, मिक्स भी वही हुई। तो उस दौरान उनसे बातें होती थी, हर टेक के बाद पूछते तेरे लिए ओके है क्या? तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि साहब हमको पूछ रहे हैं। क्या बात है। साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से और व्हाटएवर, फिर बाद में यूज्ड टू से ओके और व्हाटएवर। तो वो एक अच्छा मोमेंट था रवि जी के साथ में। बहुत सही है। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने कोई पढ़ाई नहीं की और जिंदगी का एक मोड़ जो है वो आपको इस रास्ते पर ले आया, फिर आप डबिंग आर्टिस्ट बन गए, फिर आपने मिमिक्री जैसा कुछ भी वहां सिनेमा इंडस्ट्री में किया, एक एक कदम आगे आप बढ़ाते चले जा रहे थे। तो क्या एक ख्वाब था इंडिपेंडेंट फोली आर्टिस्ट आप बन जाएंगे, या ये एक इत्तेफाकन एक जर्नी हुई, ऑर्गेनिक जर्नी होती चली गई है?
नहीं, इत्तेफाकन तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं पैशनेट बचपन में ही हो गया था, तो मुझे फोली ही करना था और वही मैं कर रहा था। वो रात को होता, तो दिन भर आप क्या करोगे? अगर आप बीआर के लिए रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो वो 8 से 4 बजे आप फ्री हो गए। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपकी रात को 10 बजे है, तो बीच में आपके पास टाइम है। तो उस दौरान मैं डबिंग्स करता था। तो मैंने रामानंद सागर के यहाँ पे और धीरज जी के यहाँ पे क्रिएटिव आइज उनके लिए बहुत डब किया है, और मेन कैरेक्टर्स ही मैं नॉर्मली करता था। तो वो करते करते फिर बाद में मुझे ऐसा लगा यार बीआर में मेरा समय जो है वो अभी वेस्ट हो रहा है बहुत। 8 घंटे की ड्यूटी अगर आप कर रहे हैं, और जब मैं वॉइसिंग के लिए जाता था तो जो मुझे पेमेंट वहां मिलती थी वो ये महीने में नहीं दे रहे। तो मैंने बोला ये मैं अपने करियर का अभी मेरा टाइम है कि आई शुड कम आउट ऑफ दिस एंड डू इंडिपेंडेंट एंड फ्रीलांस वर्क, सो विच विल बेनिफिट मी मोर। तो फिर मैंने वो 2003 में बीआर स्टूडियो से रिज़ाइन किया, और फिर एक ऑफिस मैंने लिया था यहीं पे चार बंगला में, आदर्श नगर में। तो वो सिर्फ मैंने बैठने के लिए एक जगह ली थी, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी फिर उस दौरान अंधेरी में शिफ्ट हो गई थी। बिल्कुल। सारे स्टूडियोज, मुक्ता आर्ट्स, एम्पायर स्टूडियो, यशराज स्टूडियो, सारे अंधेरी में आ गए थे। आर्टिस्ट काफ़ी इधर शिफ्ट हो गए थे। तो फिर उस तरफ डबिंग के लिए बहुत कम लोग जा रहे थे, और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी, टू दैट मैटर। तो और मेरी डबिंग भी सब इधर ही, इस तरफ ही होती थी, सारे इधर ही थे। तो मैंने फिर लिया, और फिर वहाँ से दिन भर मैं डबिंग करता था, रात में मैं फोली करता था। जब डॉल्बी आया तो डॉल्बी डिजिटल वगैरह की आपको डिटेलिंग बहुत करनी पड़ती है फोली। जी जी बिल्कुल। तो उसमें आप सिर्फ एक रात में 3-4 घंटा करके आप फिल्म का कैसे करोगे? मतलब तो महीनों लग जाएंगे करने के लिए। तब फिर मैंने एक डिसीजन लिया, अरे हमको अभी एक डेडिकेटेड फोली स्टूडियो चाहिए कि वहाँ सिर्फ फोली का काम हो, जस्ट फोली। तो वहीं से ये नाम भी डिराइव हुआ मेरे कंपनी का कि जस्ट फोली। हम लोग सिर्फ फोली करते हैं, ताकि कोई हमको फोन भी नहीं करे कि यार मेरे को डबिंग के लिए स्टूडियो दे दे। तो वी आर ओनली डूइंग फोली हियर। मेरे एक फ्रेंड है हुजैफा कैसर, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और गोरेगांव में मैंने एक स्टूडियो बनाया जस्ट फोली। और फिर जो वो नैया चल पड़ी, तो मतलब चल पड़ी। तो पहली इंडिपेंडेंट फिल्म की याद हमें बताइए। पहली जो मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म थी वो थी तेरी मेहरबानियाँ, जिसमें जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन थे, और उसमें एक डॉग जो है वो हीरो था। तो उस फिल्म में मैंने बैंगल्स और पायल का जो साउंड है पूनम ढिल्लन का, मैं आपको थोड़ा सा सुना भी सकता हूँ। बिल्कुल, एक डिब्बी है, उसमें से पायल वायल निकालता हूँ। तो उसमें मुझे बोल दिया गया यार ये बैंगल्स और पायल आपको फॉलो करना है कैरेक्टर। तो मैंने पकड़ा बैंगल और पायल, और ये शुरू कर दिया, और पूरी फिल्म में अगर जहां भी आपको ये सुनाई देगा तो वो मैंने क्रिएट किया है फिल्म में। क्या बात है। केसी बुगाडिया की ये फिल्म थी, उनकी जितनी भी फिल्म उन्होंने बनाई, उनकी 25 फिल्में मेरे ख्याल सिल्वर जुबली है। हाँ। सारी हम लोगों ने की है, सारी। क्या बात है। आपको कुछ चैलेंज जैसा लगा, या पहले से आप काम कर ही रहे थे? तो एक चैलेंजिंग फिल्में बीच बीच में आती है। उस जमाने में एक चैलेंजिंग फिल्म आई थी तेजाब। तो उसमें एक सीक्वेंस था जिसमें अनिल कपूर जो है वो लूठिया पठान का पूरा अड्डा जो है वो गाड़ी से चला के पूरा डिस्ट्रॉय कर देता। हाँ। अब ये बात कर रहा हूँ मैं एनालॉग की, यहाँ पे डिजिटल आया नहीं है। अब इसमें वो पूरा सीक्वेंस एक टेक में, वहाँ ऑफ कोर्स पंच तो आप कर सकते हैं क्योंकि रिवाइंड फॉरवर्ड ये रॉक एंड रोल सिस्टम आ गया था, बट लेकिन आपको करना हर चीज एक साथ में। और उस तो सब मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, हाँ मैग्नेटिक टेप से ही रिकॉर्ड होता है, और एक ट्रैक में आपको पूरी रील करनी है। मतलब हर कैरेक्टर, हर इंसिडेंटल साउंड, क्योंकि एक टेप में 4 ट्रैक्स हैं तो उसमें 4 रीलों का साउंड इफेक्ट्स होता था। तब क्योंकि ये एक स्पेशल सीक्वेंस था तो इसके लिए हमको एक डेडिकेटेड टेप हमने डिमांड की, भैया इसके लिए हमको 4 ट्रैक्स चाहिए, क्योंकि इतना एक्शन है वो एक साथ में नहीं होने वाला है। तो फिर एक बार हमने पूरा रैंडम टूटने का किया, जिसमें जैसे मैंने बताया हमारे 3-4 असिस्टेंट्स थे और हम लोग 3-4 खुद थे। तो जैसे एक बंदे ने गैलन्स वगैरह सब लेके, बड़े बड़े ड्रम्स लेके खड़ा हो गया, एक आपका बोनट और बड़ी कुछ संदूक पेटी सी, वो जितना भी बार डैश होगा वो लेके बैठ गया। एक आदमी सिर्फ ग्लास और बॉटल्स तोड़ने के लिए 2 जन बैठ गए, एक जन कोई लकड़े की चीजें लेके बैठ गया। और ऐसा हम लोगों ने बीआर स्टूडियोज में किया था, और पूरा 2 माइक्स यूज किए थे, और पूरा हमने एक टेक में किया था। जैसे गाने में होता था ना, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी, तो किसी ने भी गड़बड़ की तो आपको वापस करना है, उसमें तो पूरा गाना ही वापस करना होता था। तो हम लोगों के पास तो पंचिंग था, लेकिन फिर बाद में हमने ऐसा करके फिर एक लेयर सिर्फ स्पेसिफिक जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको फिर रिकॉर्ड किया, डिटेलिंग बोलते हैं। फिर एक ट्रैक में हमने सिर्फ ग्लास ब्रेकिंग रिकॉर्ड की, हाईलाइट करने तो मिक्स में नहीं कर पाएंगे ना, कैसे करेंगे। तो वो बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी तेजाब। एक पूरा वो दौर जो आपने बात की कि एनालॉग के ज़माने की रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हर तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह के ट्रैक्स हैं, आप साउंड को बहुत पॉलिश कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। आपने वो पूरा दौर देखा है बीआर स्टूडियोज में काम करने से लेके, और एनालॉग जब तक चलता रहा, कितनी कठिनाइयों का सामना उस दौरान करना पड़ा,
और ऐसी कोई याद हो जब आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल हुआ था मुझे ये करने में, जैसे आपने तेजाब की याद की, इसी तरह की कोई और याद भी बांटिए, और एनालॉग और डिजिटल के जो बदलाव हैं उसके बारे में बात कीजिए। एनालॉग में हमको तकलीफ तब होती थी जब हमको दूसरे स्टूडियोज में जाके फोली करना होता था। जैसे हम लोग आराधना में भी जाते थे, हम लोग सीरॉक में भी जाते थे, हम लोग गीतांजलि में भी जाते थे, आनंद स्टूडियोज में भी जाते थे। जैसे मैंने प्यार किया हम लोगों ने आनंद स्टूडियो में जाके की थी फोली। बाद में फिर हम आपके यहाँ कौन में हमने रिक्वेस्ट किया, सूरज जी आप अगर हम लोग बीआर में कर सकें तो थोड़ा हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपका घर है, आपको पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। जब आप बाहर जा रहे हो तो आपके पास लिमिटेशन है, आप कितनी प्रॉपर्टी लेके आप जा सकते हो। वो अलग बात है कि आपने वो राष्ट्रीय में तो आपने प्रॉपर्टी बोल दी तो जितना बोला उससे ज्यादा वो 2-3 स्पॉट बॉयज और आर्ट वाला बंदा आके उधर बैठा रहता था पूरे फोली में। ऐसा किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने आज तक हमारे लिए नहीं किया है। वाह, कि जो सीन है वो सीन देख के वो प्रॉप लाके आपको देगा, खुद देगा बगैर बोले। गजब। तो वो फैसिलिटी जो होती है वो उससे फिर आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तभी भी हमने 4 ट्रैक यूज किया था, मतलब 8 ट्रैक्स यूज किए थे। मैंने प्यार किया में, हम आपके यहाँ कौन में भी जैसे 4 ट्रैक में आपके फुटस्टेप्स हैं, मेन कैरेक्टर्स, और 1 ट्रैक क्राउड का, और इसमें इंसिडेंटल साउंड्स, रसल टैप एक ट्रैक में, एक ट्रैक में जो भी वुडन और हेवी साउंड्स है, एक में ज्वेलरी बैंगल्स जो स्वीट साउंड्स आ रही हैं वो उस ट्रैक में आ रही है। तो तभी भी ट्रैक्स की लिमिटेशन तो थे ही। तो बहुत मुश्किल होता होगा तब। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा सीक्वेंस आ जाता है कि अरे यार ये अगर मैं वहाँ कर रहा होता तो मुझे इजी होता क्रिएट करने, यहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं चेन्नई में गया था एक बार फोली करने, तो मुझे बुलाया, सर आप ये फिल्म है आप प्लीज़ करो, यहाँ पे एक फोली आर्टिस्ट कर रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। माटरान करके एक फिल्म थी जिसमें ये सूर्या उसका डबल रोल था। तो मैंने ठीक है, मैंने क्या क्या है प्रॉपर्टी में, एक लिमिट जितना मेरे पास ले जा सका। अच्छा इधर फ्लाइट में आप वो मेटल तलवारें वलवारें आप लेकर जा नहीं सकते, सब अटक जाएगी क्योंकि वो सीधा मेरे को ही अरेस्ट कर ले गया। ये भाई किस लिए ले जा रहे हो आप? हाँ मैं वो ले गया था, लेकिन एक जो लैंप रहता है ना, लालटेन ले गया था, लेकिन वो लालटेन खाली थी, उसमें कुछ था नहीं। बट मैं वो डाल के चला गया, फिर मेरे नाम से एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हो रही है। मैं गया तो बोला आपको उधर जाना, पीछे बैक डोर से, उधर जहाँ बैग अभी तक लोड होने वाले हैं, आपके वजह से रुका हुआ है सब। बोला क्या? अरे बाप रे। बोला ये क्या है, आप क्या लेके जा रहे हैं? बोला सर ये सब एफेक्ट्स देखिए ना, आप क्या है वो सब प्रॉपर्टी है साउंड इफेक्ट्स की। बोले नहीं ये अलाउड नहीं सर, इसमें गैसोलीन होता है ना, और ये फ्लाइट के अंदर जा रहा है। मतलब आप उसके अंदर देखो, सालों में कभी उसके अंदर गैसोलीन डाला ही नहीं गया, वो खाली है, वो साउंड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किया गया। देखा, लेकिन नहीं, आपको फिर पहले इंटीमेट करना चाहिए था, इसमें हम लोग लिख देते। मतलब लेकिन जब मैं आया तब तो इंटीमेशन आपने मांगा नहीं, मैं जा रहा हूँ तो आप बोल रहे हो इंटीमेट कर रहा था, तो वैसी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हाँ, जैसे नेपाल में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे ऐसा होता था कि जब 2-3 फिल्में रेडी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे फिर स्टूडियो उन्होंने बनाया, गवर्नमेंट ने NFDC करके, नेपाल फिल्म डेवलपमेंट करके रॉक एंड रोल सिस्टम बनाया, और तो वहाँ पे फोली आर्टिस्ट तो है ही नहीं कोई, तो हम लोग 3 लोग वहाँ पे गए थे फोली करने, 3 फिल्म। तो वहाँ पे तो जब गए, और सिस्टम तो जो हमारा वही सेम इक्विपमेंट है, तो वो जो रिकॉर्डिंग है कर रहा है वो 2 दिन से गया नहीं था। बोला यार मैं आता हूँ, वो घर चला गया। तो हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोला यार ये कमाल है, फिर 2 जन अंदर कम पड़ रहा है ना हम लोग को, सब कुछ एक ही ट्रैक में करना है। हाँ। फिर कई बार उसको बोलो यार ये सामान चाहिए, वो गया लेने, गायब हो गया, आई नहीं, 1 घंटा हो गया। फिर हम लोग ढूंढने गए उसको किधर गए, तो वहां देखा तो 3 लोग पत्ते खेल रहे हैं, उसके साथ बैठ के वो सिगरेट पी रहे हैं। बोला भाई हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे वो सामान आप मंगाए ना, वो लेने गया है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो ऐसा सब होता है, क्या करेंगे। तो नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी काम किया? हाँ, जी। नेपाल की बहुत फिल्में की हमने, बहुत लेट उन लोगों ने शुरू, जब DTS आया उसके बाद, वो भी बॉम्बे से ही कोई एक लड़का एडिटर था, वो उसने धीरे धीरे थोड़ा बहुत करना शुरू किया। अभी भी वहाँ एवरेज फोली होता है नेपाल में। जितनी फिल्में हम लोग करते थे तो एक नाइट में फिल्म खत्म, वो नेपाली हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन हमारा आर्ट, तीनों जो हमारे प्लेयर थे हम लोग, वो इतने परफेक्ट थे, हम लोग बगैर देखे भी फोली कर सकते हैं किसी भी फिल्म का। अच्छा। हाँ, हम लोग रेडी हैं जो पहन के, और उसने सब चीजें रखी हैं, और मैंने कई बार किया भी है। अच्छा। हाँ, जिसका बिल्कुल बजट नहीं है उसका सीधा टेक शुरू करते हैं हम लोग। वाह। विजुअल देख के हमको फील समझ में आ जाता है कि क्या सीन होने वाला है। अच्छा ऐसा हो रहा है तो शायद ये कैरेक्टर आएगा या नहीं आएगा तो मैं आऊँगा ही आऊँगा उसके साथ, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट इतना होता है फिल्म में, अंदाज़ा होता है कि ये आएगा ये नहीं आएगा। तो ये ज़्यादातर हम लोग करते हैं जब हम स्टूडेंट फिल्म्स करते हैं, तो उन लोगों का बजट होता ही नहीं,
यार सर इसमें तो कुछ बजट ही नहीं, मतलब ठीक है भाई तू टेक कर। करते हैं इसको। तो तो हिंदी, नेपाली, साउथ की फिल्मों साउथ की की, का हाँ। जिक्र आ गया। जी। अब जरा एक पूरा स्पेक्ट्रम खोलिए कि किन किन लैंग्वेजेस की फिल्में आप कर चुके हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए की हैं। इंडिया में तो जितनी लैंग्वेजेस हैं, हाँ। हम लोगों ने सब लैंग्वेज की फिल्में की हैं, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेटिक की जो इक्विपमेंट जब 1971 में बी आर चोपड़ा साहब लेकर आए थे, तो उसके पहले तो ये सिस्टम था ही नहीं ना फॉली करने का। हाँ हाँ। उसके पहले भी जो करते थे वो वाइल्ड करते थे फॉली, और वो जाके एडिटिंग टेबल पे जाके उसको मैच करते थे। वो भी तो वही फॉली करते थे जो इम्पोर्टेंट है, वो डायरेक्शन वाला कर दिया, कोई एडिटर ने आके कर दिया, वैसा था, कोई फोली आर्टिस्ट था नहीं। जैसे बी आर साहब ने एक फिल्म बनाई थी, रवि चोपड़ा साहब ने, द बर्निंग ट्रेन, तो उसमें स्पेशल इफेक्ट्स सीखने के लिए अरुण पाटिल को उन्होंने अपने कॉस्ट पे भेजा था, वहां से स्पेशल इफेक्ट सीख के, तो उस फिल्म में जितना भी फायर सीक्वेंस वो उन्होंने किया था। वो इफेक्ट्स खाली वर्ड जुड़ा था तो लोगों को लगा यार ये इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है तो उसने की भी काफी फिल्में, मिस्टर इंडिया का लाइस फोली उसने किया था। बट उसके साथ अगेन सालवी साहब थे, नित्या टीम, मतलब टीम दूसरी लेके सुपरवाइज बेसिकली करना और खुद भी करना, उनको भी मैंने फोली करते हुए देखा है live। अच्छा। और फिर एक डिम्पी बहल करके फोली आर्टिस्ट थे, वो बेसिकली एडिटर था। ओके। हाँ, वो डेविड साहब का असिस्टेंट था वो, लेकिन वो फोली अच्छा करता था वो। और एक फिर डेविड साहब का एक और असिस्टेंट था, ए.के. राणा, दे वाज वेरी गुड विद फोली। तो एमकेडी की जितनी फिल्में होती थी, मनमोहन देसाई की, उसका फोली वो लोग करते थे। ओके। हाँ, और वो लोग बहुत कम फोली करते थे, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो लोग तो मतलब फ्रीलांसर्स है ना, और हम लोग तो अड्डा लेके बैठे हैं, बाकायदा। बीआर में हमारे पास सेटअप है, ये है। वो लोग को तो फिर स्टूडियो बुक करना, प्रोडक्शन को बोलेंगे और वो सब होगा। और हमारे यहाँ तो जो फिल्में यहाँ आई हैं वो हम लोग ही कर रहे हैं फोली मैक्सिमम। कोई एक आध होता था फेवरेटिज्म, नहीं यार मेरे को इसका फोली आनंद में जाके करना है, उससे आराधना में जाके करना है। जब आराधना भी बन गया तो ये मेजर 3 टीम्स थी बॉम्बे में। अच्छा। सबसे पहले हमारी थी, और फिर आनंद स्टूडियो जब बना तो वहाँ पे एक टीम बनी, प्रहलाद सालवी और जीतू करके एक था, वो गुजर गया, नित्या वो भी गुजर गया तो प्रहलाद सालवी साहब हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया। और आराधना में अभी हैं चौधरी साहब हैं, और कर्नल सिंह है, गुप्ता जी हैं, ये लोग 3 एक टीम है, ये 3 लोगों की एक टीम थी। और हमारे फिर असिस्टेंट्स भी थे, जो बजट है जैसा है अच्छा काम आपको करके देंगे। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, मतलब पिक्चरों का काउंट अगर मैं बोलूं, लगभग मैंने अंदाजा ऐसे लगाया था, ऑफ कोर्स पेमेंट के लिए जब हिसाब किताब होता था तो कितनी फिल्में आपने, क्यों हम लोग सीधा साल में ही हिसाब करते थे, या जब किसी को चाहिए तो ले लो। तो जब अकाउंटिंग में देखा मैंने, 100 से 110 फिल्में, 115 फिल्में साल की, फिर मैंने बोला यार हम लोग तो इतने टाइम से कर रहे हैं, तो कम से कम 3-4 हज़ार फिल्में तो हो गई होंगी आराम से। क्योंकि जब तक डिजिटल आया और इक्विपमेंट्स सस्ते हुए, कॉम्पैक्ट हुए, छोटे सेटअप्स बनने लग गए, तो फिर फीजेबल हुआ कि स्टूडियोज और भी बन सकते हैं, जगह जगह बन सकते हैं। तो फिर बाद में बने, जब तक बने नहीं थे तो लिमिटेशन था ना, ये 3 ही ग्रुप है जहां आपको फॉली करना है। यस। अब उसमें गुजराती हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी करते थे, बुंदेलखंडी फिल्म भी करते थे हम लोग तो हम लैंग्वेजेस तो इतनी, साउथ की फिल्में भी करते थे कोई कभी साउथ, लेकिन पहले से टेक्निकली वो लोग साउंड थे, तो उधर स्टूडियो साथ साथ में टेक्निकली वो लोग अपग्रेडेड थे पहले से, तो उधर से कम फिल्में आती थी। बट बाकी नेपाल से, बांग्लादेश से, कभी कभी पाकिस्तान से फिल्में आती थी और हम लोग करके देते थे। डिजिटल आने के बाद किस तरह की क्रांति आई है फॉली की दुनिया में, ये बताइए करण अर्जुन जी। वो लोगों को लगा कि भैया ये तो बहुत आसान हो गया, अभी डिजिटल आ गया है तो आपके पास कई सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन मेरे को एक डिसएडवांटेज लगता है आज भी, हाँ। कि पहले जो हमारा आर्ट इतना परफेक्ट था और सारे आर्टिस्ट इतने अच्छे थे, तो एक इन्वायरमेंट में अगर सारे साउंड जो फिल्म में एक साथ हो रहे हैं ना उधर स्क्रीन पे, और सब एक साथ आप कर रहे हो ना, तो आपस में उनका एक लेवल और टोन और फ्रीक्वेंसीज क्लैश होके एक अलग माहौल बनता है उस सीन का। अभी क्योंकि फिर उसके लेवल्स भी अपने आप एक दूसरे को सप्रेस करते हैं, और हम लोग खुद देखते हैं कि स्क्रीन पे कौन पास में है, कौन दूर है, तो फिर उस हिसाब से हमने अपना माइक प्लेसमेंट लेके एक कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग जब फोली करते थे, उसका फिनिशिंग जो है ना वो बहुत अच्छा आता था, जैसे एनालॉग के टाइम पे गानों का आता था। बिल्कुल बिल्कुल। जब सारे म्यूजिशियंस और सिंगर साथ में करते थे, आज आप कोई भी गाना सुनो सब एक जैसे गाने लगते हैं, क्योंकि सबको बीट चाहिए, सबको हुक नंबर चाहिए। बिल्कुल। तो वो फर्क अभी भी है। तो अभी डिजिटल में क्या होता है कि अकेले ही आदमी पूरी फिल्म का फोली कर रहा है ना। हमारे टाइम में 3-4 और 2 असिस्टेंट और 5-6 लोग इन्वॉल्व हैं फिल्म में। तो अभी अकेला आदमी अगर हीरो के लिए भी चलेगा, हीरोइन के लिए भी चलेगा, विलन के लिए भी चलेगा, दूसरे कैरेक्टर,
तो उसके अंदर वेरिएशंस कितना वो ला पाएगा खुद के उसमें एक limitation। सीमा होती है हर एक आदमी तो की। जब टीम होती है तो क्या होता है, हमारे इसमें तो एक लड़की का फुटस्टेप करने के लिए एक लड़का स्पेशलिस्ट था, वही करता था। नजाकत उसके चाल में वैसा, तो मैं भी करता हूँ वो वैसे। अच्छा, तो हाँ, ये मजेदार बात है कि बिल्कुल। लड़की के फुटस्टेप्स के लिए स्पेशलाइजेशन की हाँ, जरूरत क्योंकि है। उसका वजन अभी 50-60 किलो है, हाँ, अब मेरा वजन 90 किलो है। अब मुझे उतना लाइट साउंड करना है, मुझे एक उसकी बॉडी का लैंग्वेज देखना है, वो किस हिसाब से चल रही है, तो उसको उतना लाइट साउंड करना है, मुझे सिंक भी देना है, मुझे इमोशन भी देना है, तो इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट लगता है। उसके बाद आपको परफेक्ट टोन मिलती है एक सीन में। तो अब क्या होता है कि सारी चीज़ें, अगर आपका फोली इंजीनियर सही नहीं है पीछे, या फोली मिक्सर कह लो, तो क्या होता है कि हर चीज़ें कोई सब एक ही लेवल पे रिकॉर्ड कर देते हैं, वो फिर उसमें आपको बाद में बहुत टाइम लगता है उसको लेवल करने में, जो एनालॉग के टाइम पे नहीं होता था। क्योंकि वो उस वक्त ही वो कट करके बोलता था, नहीं तू पीछे ले अपना हाथ, यहाँ वो मेरे को प्रोमिनेंट चाहिए, तू पीछे आ जा, और टेक कर लिया, सब एक साथ आ रहा है। क्या बात है। अब वैसा नहीं है, उसको फ्रीडम है। तो लेकिन जो फोली एडिट करने बैठेगा, अगर उसकी रिकॉर्डिंग सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो फिर वो उसमें बहुत टाइम लगता है फोली एडिटिंग में। फोली एडिटिंग भी एक अलग चीज़ है, उस पर बात करेंगे बाद में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अक्सर ये बातें होती हैं कि भारत में जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नीशियंस हैं वो हॉलीवुड की तुलना में कमतर हैं, या अम, उनका जो एक्सेलेंस है वो थोड़ा अलग तरह का है। फोली की दुनिया में क्या स्थिति है? फोली के दुनिया में सर अभी हम लोग एट पार हैं उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें वैसी उस तरह की फिल्में दी जाएं तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। हालांकि मैंने हॉलीवुड की फिल्में अभी करनी शुरू भी कर दी। पिछले साल मैंने 5 फिल्में की हैं, वो हॉलमार्क के लिए थी, 2 चैनल, और 2-3 फिल्में हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए की है। वो क्या होता है कि वो एक उनका ट्रीटी होता है ना, कि यहाँ से ये काम इस कंट्री में होना चाहिए, फाइनेंस वहाँ से है, तो लेकिन वहाँ पे फोली जो बंदा जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो बिजी था, तो उसने हम लोगों को आउटसोर्स किया था। और भी 3-4 फिल्में मैंने की हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो एट पार। और वहाँ से कोई कभी करेक्शन या कोई रिमार्क ऐसा कुछ नहीं, अच्छा ही हुआ है, कोई वो नहीं। तो मतलब ये है कि फोली की दुनिया में अब हम हाँ, और अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो हम लोग सब जुड़े हुए हैं भी। जैसे मैं, एक फोली आर्टिस्ट ग्रुप है फेसबुक पे, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, मीटिंग्स होती हैं तो अटेंड करते हैं राउंड टेबल्स में। अगर आपको कुछ साउंड क्रिएट करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, वो लोग रिप्लाई करते हैं। और सब लेजेंड्स रिप्लाई करते हैं जो स्टार वॉर्स और ये सब फिल्में कर चुके हैं। क्या बात वो है। लोग, हाँ, तो अभी वो भी एक फैसिलिटी है कि आपको कहीं फंसे हो आप कुछ चीज़ में, तो वो लोग अपना सजेशन देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो। एक दिलचस्प सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि एक आम आदमी सिनेमा देखता है तो उसको सिनेमा देखने का एक तरीका है। एक व्यक्ति जिसको सिनेमा की थोड़ी समझ है वो थोड़ा अलग तरीके से देखता है कि भाई कैसे शॉट लिया गया है, कैमरा प्लेसमेंट क्या है, लाइट्स किस तरह की हैं। एक फोली आर्टिस्ट जब सिनेमा देखता है दूसरों का, तो उसका ध्यान किस किस चीज पर जाता है? हमारा बड़ा मुश्किल होता होगा। हमारा ध्यान जो है ना, मेन आर्टिस्ट है, उसके पीछे क्या हो रहा है उस पर हमारा ध्यान रहता है। तो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, परदेश का हमने फोली किया था, और हम लोग एम्पायर स्टूडियो मिक्सिंग स्टूडियो में गए थे, सुभाष घई साहब थे वहाँ पे, और फोली प्रीमिक्स वो चेक करने बैठे थे, और वो बैठे हैं और वो फोली सुन रहे हैं, तो इतनी आवाज आ रही है, बोलता अरे यार कट कट कट, ये आवाज किसकी है? मैं सर वो वहाँ पे बैग रखा है, महिमा उतर रही है, तो पीछे सर्वेंट है, उसने बैग रखा। अरे अरे यार, अच्छा ये क्या साउंड है? मतलब सर ये है, ये एक काम करो यार, तुम लोग के लिए मुझे एक एक्शन फिल्म बनानी पड़ेगी। मेरी लव स्टोरी है, मुझे ये इतने सारे साउंड इतना नहीं सुनना है, प्लीज इसको सब म्यूट करो, इसको दबा दो, इसको। तो वैसे किस्से भी हुए, क्योंकि वो जो म्यूजिकल डायरेक्टर है उनको इतना ज्यादा खटखुट पसंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे यश जी थे, यश जी का एक बहुत अच्छा किस्सा मेरे को अभी याद आया जी। यश जी ने जब चांदनी बनाई, तो चांदनी में उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी म्यूजिकल फिल्म में मुझे साउंड इफेक्ट्स नहीं चाहिए। तभी फोली नहीं बोलते थे, हाँ, एफेक्ट्स बोलते थे, एफेक्ट्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ चांदनी की बैंगल्स और पायल, बस पूरी फिल्म में ये, उसके आगे एक भी साउंड इफेक्ट मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने जयसिंह जी को बुलाया, जिन्होंने गाने में चूड़ियों का इफेक्ट बजाया था। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं और उनकी ही पायल यूज हुई। वो अपना पिटारा लेके आके बैठ गए, जयसिंह जी बैठे हैं, हाँ जयसिंह जी ये सीन है, श्री जी आते हैं आप, हाँ सर ओके। अब वो लेके ऐसे एक ही रिदम में घुमा रहा, वहाँ वो सिंह जा रहा है, हाँ। लड़की तो अलग रिदम में चल रही है। तो वो उन्होंने कोशिश की 2-3 बार, हुआ नहीं। बोला ये सर ये तो साउंड तो करेक्ट है लेकिन सिंह का थोड़ा इश्यू आ रहा है। तो मेरे जो गुरु थे वहाँ पे, BN तिवारी जी, जिन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह सिखाई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला सर ये प्रॉपर्टी आपके लिए साउंड सही है ना, तो ये लड़का ये कर देगा ये सब। हाँ करेगा तो जाओ करो। तो मैं गया अंदर, मैंने बैंगल्स पकड़ी, जो रील शुरू हुई सीधा रील एंड,
वाह वाह वाह, बीच में रुकी नहीं क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट था उसमें। बिल्कुल। तो यश जी बोले चलो ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट, ऐसी पूरी फिल्म का कर दो। तो ये है किस्सा चांदनी का। गजब गजब, क्या बात। जी, जी। इतनी सारी यहाँ पर बातें हो रही हैं फॉली से जुड़ी हुई। आगे के सवाल पूछने से पहले मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा दिख रहा है, वो क्या है? हाँ, ये मेरे एक मित्र हैं, साउंड डिजाइनर हैं, उनके घर में एक वॉशिंग मशीन है। हाँ। उसका वो स्विच जो है वो खराब हो गया था, तो वो आप निकाल वो आए? अटकता था। वो उन्होंने हमको लाके गिफ्ट में दिया, क्योंकि इसमें कुछ तरह तरह की आवाजें निकलती है दिखता कुछ नहीं है। जैसे आपको मैं एक हाँ, नमूना बिल्कुल। दिखाता हूँ। तो ये इतनी सी चीज है, तो इसमें हम लोग कुछ भी, जैसे ये साउंड हमने एक हॉरर फिल्म आई थी मलयालम, सेवन स्लीपर्स करके एक फिल्म थी, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला। एक ही एक्टर है पूरी फिल्म में, जी। दूसरे एक्टर्स हैं लेकिन दिखते नहीं है, दिखता एक ही एक्टर है। ओके। उसमें एक डॉल थी जो चाबी से डांस कर चलती थी, उसमें ये हमने इसको यूज किया, उसका साउंड इफेक्ट्स। गजब, मुझे तो मजा आ तो गया ये किस देख चीज के से- ये वॉशिंग मशीन। इससे एक और क्या लाए आप, और क्या है आपके पिटारे में, जरा वो भी दिखा। और कुछ नहीं है इसमें। ये जो मॉल के बाहर जो वॉचमैन खड़े होते हैं ना, तो जो भी पैसेंजर्स आते हैं काउंटिंग के लिए, तो वो दबाते हैं तो हाँ, हाँ। एक नंबर आगे जाता है। बिल्कुल। तो बेसिकली इससे आप कोई भी स्विच दे सकते हैं, हाँ। या टॉर्च ऑन किया, वो किया, अरे या वाह। कोई एनी टाइप ऑफ स्विच आप दे सकते हो। तो जब आप लोड करते हो तो इसमें एक कोई तिजोरी खोल रहा है, बिल्कुल, तो वो भी उसमें साउंड जो आ सकता है। नंबरिंग घूमते हैं, तो उसमें हम लोग ये सब यूज करते हैं। तो ऐसा अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा। इतनी सी चीजें, लेकिन और ये छोटी सी सांकल चीजें- क्यों है? सांकल सर, ये स्पेशली नेपाल से मेरा एक लड़का आया था, तो उसने अपने घर की उतार के लाया था, क्योंकि ये स्पेशल मेटल है, इसकी जो साउंड्स हैं हाँ। ये अलग है। और ये भी कोई विलेज की, कोई गांव की फिल्म आई, जैसे अभी एक सास बहू और फ्लेमिंगो करके एक सीरीज है। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल। पूरा उन्होंने राजस्थान, और उसमें सब पूरे बड़े बड़े दरवाजे वुडन, तो उसमें अमूमन ये साकलियां लटकी रहती है, तो उसको हम लोग लकड़े का सहारा लेके ये सारा साउंड है। हाँ, ये नॉक किया और हटा, तो इसका एक स्वीटनेस है जो माइक अच्छा कैच करता है। क्योंकि जब भी आप कोई शार्प एलिमेंट रिकॉर्ड करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिस्टॉर्शन बहुत जल्दी कैच करता है, और स्पेशली आप कंडेंसर माइक पे, तो बिल्कुल। आपका माइक प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे रखोगे। अब ये हम लोग डायनामिक माइक पे बात कर रहे हैं, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। ये बेस्ट माइक्स हैं। आपको कोई भी ज्वेलरी रिकॉर्ड करना है, या आपको कोई भी शार्प साउंड रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है माइक। तो हम लोग भी रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल। यूज़ करते हैं माइक। अच्छा, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको एक बात तो समझ में आ गई कि फिल्मों के लिए आप लोग साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक चीज समझानी बहुत जरूरी है, और वो है मिक्सिंग का काम। सिर्फ रिकॉर्ड करना काफी नहीं है, इसके आगे का भी एक पूरा प्रोसेस होता है। जी। तो ये खेल भी समझाइए। आज के ज़माने का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है। मेन जो है वो HOD होता है, हेड ऑफ साउंड। तो वो अपनी टीम चूज करता है कि कौन आदमी क्या काम करेगा। साउंड जो है वो बहुत बड़ा क्राफ्ट है एक फिल्म के लिए, सिर्फ एक साउंड वाला नहीं है। वो हेड है, लेकिन वो सब चीज़ खुद करता भी है और खुद सुपरवाइज भी करता है, और मिक्सिंग में जाके वो अपने हिसाब से मिक्स भी करवाता है। लेकिन वहाँ पे मिक्सिंग इंजीनियर का कॉल थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने सब अच्छे साउंड्स क्रिएट किए तो आपको लगेगा नहीं यार ये भी सुनाई दे, वो भी सर। लेकिन फिल्म के लिए क्या ज़रूरी है, वो मिक्सिंग इंजीनियर को ज़्यादा तजुर्बा है उसका, क्योंकि साथ में ही काम करते हैं, तो वो लोग जेल करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो HOD जो है पहले जो शूट में जाता है खुद, उसको प्रोडक्शन साउंड मिक्सर बोलते हैं। उनका एक असिस्टेंट और एक बूममैन और उनकी टीम वो पूरा पिक्चर का साउंड रिकॉर्ड करती है। फिर वो साउंड एडिटिंग में जाता है, एडिट होके जब रेडी हो जाता है तो फिर वो अपना एक टीम चूज़ करती है कि कौन सी टीम फोली करेगी, फिर कौन सा बंदा जो है वो डायलॉग क्लीनिंग करेगा। एक आदमी वो सिर्फ साउंड एडिट करेगा और डायलॉग्स को करेगा, एक आदमी जो एम्बियंस और SFX करेगा, साउंड इफेक्ट्स और एम्बियंस बनाएगा, और ये बंदा जो है वो सब जगह सुपरवाइज करेगा। तो जब ये सब हो गया तो वो अपने रूम में बैठ के 5.1 रूम में बैठ के चेक करेगा, और अपने हिसाब से वो उसी वक्त बैलेंस कर लेगा उस रूम के हिसाब से। तो जब वो मिक्स में जा रहा है तो उसके काफ़ी ट्रैक्स जो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, खाली बड़े रूम के हिसाब से उसको थोड़ा सा सही करना होता है।
तो वो ओपन ट्रैक्स ही होते हैं, वो प्रीमिक्स करते नहीं है, वो प्रीमिक्स उधर ही करते हैं। बहुत अच्छा अगर साउंड डिजाइनर है आपका तो वहाँ मिक्सिंग में आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मिक्सिंग स्टूडियोज बहुत महंगे भी हैं। अभी आजकल 5,000 10,000 पर आवर हो गया है, क्योंकि साउंड एडिट में इतना टाइम लगता है तो लोगों ने अभी 5.1 सेटअप्स बना भी दिए हैं, क्योंकि जितने OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए वो तो वही सेटअप पे मिक्स भी होते हैं, बिल्कुल। है ना। एटमॉस के लिए जैसे आपका ये जो रूम है, बस इतने रूम में आपका बहुत बढ़िया मिक्सिंग रूम बन सकता है। तो उसी रूम में वो लोग अपना ये भी चेक कर लेते हैं, फिर बाद में बड़े रूम में जाके वहाँ भी उनको 100-200 घंटे और लगते ही हैं एक फिल्म को। ये मिनिमम बता रहा हूँ, पहले तो 500-500 घंटे मिक्सिंग स्टूडियो में लगते थे, अब ऐसा नहीं है, अब 100-200 घंटे में हो जाता है। अगर कोई एक्शन फिल्म है बहुत ज़्यादा तो फिर उसमें फिर ट्रीटमेंट कैसे क्या दे रहे हैं, तो क्योंकि जितनी प्रोसेसिंग होती है ना आगे की, वो सब मिक्सिंग में ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ पे जो साउंड उन्होंने लगाए हैं उस पर वो लोग अपने हिसाब से जो EQs और जो प्रोसेसिंग है वो यूज़ करते हैं, बट फाइनल जो है वो उधर मिक्सिंग में ही लगाते हैं, बिल्कुल। फिर वहाँ से आपका मास्टर निकलता है। एक ज़माना था जब फिल्मों में साउंड पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे अब टॉकीज़ बेहतर होती चली जा रही हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ गए और साउंड बेहतर हो गया है टॉकीज़ों का, डॉल्बी एटमॉस आने के बाद 5D 7D तरह के साउंड और जो भी इसको कहा जाता है टेक्निकली, उसके बाद आप लोगों का काम कितना चुनौती भरा हो गया है, खासतौर पर डॉल्बी एटमॉस जैसी चीज़ आने के बाद, जबकि साउंड पूरा राउंड होता है, उसकी अपनी एक्सिस और डायरेक्शंस तय हो गई हैं। सर डॉल्बी आने के बाद उन लोगों ने सारे साउंड जो है वो सेंटर में ले आए हैं जी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ऑडियंस जो भी, अगर कोई राइट में बैठा है हाँ, तो अगर कैरेक्टर लेफ्ट में है, तो अगर डायलॉग सेंटर में नहीं है तो उसको वो साउंड उतना क्लियर सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है और उसका लेवल अगर एकदम कम है। तो थोड़े टाइम जाने के बाद उन लोगों ने ये एक कलेक्टिव डिसीजन लिया कि डायलॉग्स सेंटर में ही रहेंगे ओके, पूरी फिल्म के। उसमें फिर अगर कैरेक्टर राइट में गया तो राइट स्पीकर में भी आएगा, तो आपको जब लेफ्ट से आप सुनोगे तो आपको एक फील आएगा कि हाँ ये कैरेक्टर राइट में दूर जा रहा है, और उसके बाद तो फिर आपके पास और डेप्थ है उधर, और एक्सट्रीम राइट जा रहा है और राइट जा रहा है, सराउंड जा रहा है, वापस आ रहा है, वो घुमा सकते हैं। लेकिन डायलॉग्स वैसे ही फोली जो है वो सब सेंटर में होता है, मैक्सिमम फोली सेंटर में ही होता है। बहुत रेयर होगा कि हाँ ये कैरेक्टर पैन है तो इसको पैन कर देता है, या ये पैन हो रहा है तो उसको पैन कर देते हैं, वैसा होता है। फिर उसमें एटमॉस हो रहा है तो एटमॉस में फोलीज का साउंड इतना ज़्यादा आप ऊपर नीचे करोगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल जैसे कि कोई बड़ा दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है, वो आपका एटमॉस ऊपर से आ रहा है, हेड से या सराउंड से आ रहा है, तो उस वक्त वहाँ पे, बट हमने तो वो एक ही बार किया है, उसमें अलग से कुछ करना नहीं है। ऑफकोर्स उसमें लेयर्स होती है और फिर वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मिक्सिंग का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने एक मिक्सिंग इंजीनियर थे कथूरिया साहब, सनी सुपर साउंड में थे वो, तो उनका क्या था कि जब फॉली प्रीमिक्स करते थे ना तो उनको फॉली आर्टिस्ट स्टूडियो के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि बोलते उसने क्या रिकॉर्ड किया मेरे को क्या मालूम, इतने सारे ट्रैक, क्योंकि ये इतना बब्बर हो गया वो, उसमें वो 60 ट्रैक है, वो 60 ट्रैक में मैं क्या करूँ, मेरी फिल्म सामने है। तो फिर वो बुलाते थे कि तू बैठ मैं प्रीमिक्स कर रहा हूँ, तो वो इतना बढ़िया प्रीमिक्स करते थे ना, एक एक चीज़ खुद पैन खुद EQ, कुछ उनको लगा कि ये क्या है सर, ये वो है, अच्छा वो है ठीक है, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, उसको म्यूट कर देते इसको, और वो पूरा प्रीमिक्स सेशन देख। फिर बाद में अच्छा प्रीमिक्स कैसे कर रहे हैं, वो सबसे पहले डायलॉग प्रीमिक्स करते थे, ओके, क्योंकि डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्म में, तो डायलॉग प्रीमिक्स करके उसको 100% सेंटर में डायलॉग प्ले हो रहे हैं, उसके साथ वो फॉली प्रीमिक्स करते थे, डायलॉग भी प्ले होएगा और फॉली, क्योंकि जब डायलॉग है उसके ऊपर कोई भी साउंड है तो उसको निकालना आपको चाहिए नहीं, वो डिस्टर्ब करेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट है राइट है कुछ भी हो, तो वो उस वक्त डायलॉग जो फोली प्रीमिक्स कर रहे हैं वो डायलॉग सुन के ही प्रीमिक्स करते हैं, तो आपका ट्रैक जो है वहीं पे आपका बैलेंस भी हो गया वो प्रीमिक्स के वक्त। क्या बात है। वैसे ही SFX बैलेंस हो गया, वैसे ही एम्बियंस नहीं करते हैं, एम्बियंस फिर म्यूजिक प्रीमिक्स करते हैं, फिर बाद में मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने का क्या है, फिर वो आप पीछे बैठ जाते थे ऐसा, क्योंकि बैलेंस तो उन्होंने पहले ही कर दिया सब। हाँ, फिर वो मिक्स फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या साउंड किधर क्या करना है वो फिर वो करते थे, तो ये प्रोसीजर मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये ऐसा मेरे ख्याल से अभी होता नहीं है, अभी टाइम ही नहीं लोग, सबसे पहले क्या रेडी होगा तो फॉली वाले को गाली देंगे, अरे बस फॉली, मेरे को 10 दिन हो गया मेरे को फॉली प्रीमिक्स शुरू करना है, अब फॉली प्रीमिक्स ऐसे ही कर रहे हैं डायरेक्ट, फिर वो तो उतना अच्छा नहीं होगा ना उसका, बिल्कुल। वैसे ही SFX वो पहले कर लेंगे, गाने भेज देंगे, गाने मिक्स कर लो, फिर डायलॉग आ रहा है, तो प्रोसीजर अलग है, बट लास्ट में जाके हो ही जाता है। बट मेरे को लगता है वो सिस्टम सही था, वो तरीका यूज करना चाहिए।
अच्छा, दिन भर इतनी सारी आवाज़ों के बीच रहना, इतनी सारी आवाज़ें क्रिएट करना, कभी सांकल खटक रही है तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी घोड़े की टाप है, तो कभी कपड़ों की आवाज़ है, उसके बाद जब आप घर जाते हैं तो कान बजते हैं? कान बजते तो नहीं है इतने, बट ये है कि जैसे इस कमरे में भी ये इतना साउंड प्रूफ रूम है, यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो वो मेरा ध्यान फिर आपकी तरफ ही है। अच्छा। जहाँ कोई भी आवाज़ आई कहीं से भी, हाँ, तो मैं आपको देखते हुए भी मेरा ध्यान उधर चला जाएगा कि कोई आवाज़ आ रही है। हाँ, तो वो क्या आ रही है या आप बात कर रहे हैं, मैं आप पे ध्यान मेरा उतना नहीं रहेगा, उधर चला जाएगा। तो ये मेरे अंदर आ गया है। तो फिर कई बार मीटिंग्स में जाओ और कुछ इधर आता है, बोला सर हेलो, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं साउंड बोलता की हूँ, तरफ चले गए। हाँ हाँ सर, हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान उधर से इधर लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो घर के कमरे में बैठे होते हैं, हाँ, नीचे से कुछ जा रहा है, कुछ भी, गाड़ी जा हाँ, रही है, कुछ कुछ भी। भाग टूक हो गया, तो ध्यान वहां चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बीवी की जाता है, डांट जाके बहुत वापस पड़ती आता है होगी। कि ये क्या साउंड है। हाँ, फिर अगर हो सकता है यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जोगस पार्क में एक बार वॉक कर रहा था, तो एक हाथ गाड़ी में वो जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं ना मेटल के, हाँ, हाँ। वो लेके जा रहा था एक बंदा। अब वो पूरे पेपर ब्लॉक्स लगे हुए वहां पे, तो वो लेके जा रहा है, तो जब साउंड आई तो मुझे लगा कि कोई ट्रेन जा रही है। अरे, फिर मैंने देखा क्या, अरे यार ये तो घात गाड़ी वाली है, घात गाड़ी में वो आयरन बार्स लेके जा रहा है। मैंने यार ये साउंड तो आप ट्रेन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रिदम बना, क्योंकि पेपर हाँ, ब्लॉक का बिल्कुल। सेफ डिस्टेंस है, वो ठक 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 वैसी ही आवाज आ रही थी। वाह। तो ये कौन सी चीज आप कहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसे कई बारी कई चीजें मिल जाती है। तो इतनी बेख्याली रहने पे घर पे डांट नहीं पड़ती बीवी से? घर पे जाके मैं बात करता नहीं किसी से भी, अच्छा। सिर्फ मम्मी से बात करता हूँ, बाकी किसी से क्योंकि इतना बकबकी हम लोग खुद करते इतना हैं। साउंड सुन चुके होते हैं, तो म्यूजिक सुनने का कितना शौक है? म्यूजिक का बहुत शौक है। गाने मुझे इतने पसंद है, और खासकर पुराने गाने, और फिर एक 90s का भी दौर था, वो गाने भी मुझे बहुत पसंद है। आजकल गाने में क्या है ना, वो मेलोडी रही नहीं, क्योंकि अब आजकल बहुत किक और बहुत मतलब इंस्ट्रूमेंट्स गाने में इंट्रोड्यूस ही नहीं होते कोई। पहले गानों में एक एक इंस्ट्रूमेंट पहले इंट्रोड्यूस होता था, बिल्कुल बिल्कुल। फिर गाना शुरू होता था। बहुत अभी सही वैसा है ही नहीं बात है। है। अभी तो वो क्या, अभी यंग जनरेशन सीधा गाना चेंज ही कर देगी ऐसा होगा तो तो इसके लिए डायरेक्ट गाने पे आ जाते हैं। एक दिलचस्प सवाल तो रह ही गया कि फिल्म पहले आई थी कि आपका नाम पहले आया था? अच्छा, ये इस नाम का भी थोड़ा मैं बता दूं। मेरा नाम करण है। हाँ। अर्जुन मेरे फादर का नाम है, ओके। और सिंह मेरा सरनेम है। जी जी जी। तो ये मैंने बचपन में ही सोच लिया था, क्योंकि मेरे फादर ने ही मुझे बनाया है। जब मैं 7th में फेल हुआ, तो उन्होंने जो उधर चीफ रिकॉर्डिस्ट थे उनको बोला कि ये तो 7th में फेल हो गया है, इसको आप कुछ टेक्निकल काम सिखाइए, नहीं तो ये तो कुछ करेगा नहीं लाइफ में। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा इसको, तू भेज दे मेरे पास कल से, लेकिन पढ़ाई इसको कंप्लीट करनी है, अभी तो सब 7th में ही है ये, बाकी तू भेज दे। तो उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया, और मुझे कुछ सिखाया नहीं। उन्होंने बोला तू खाली बैठ के ऑब्जर्व कर, और ये जितनी भी मशीनें तू देख रहा है ना, इतने सारे बटन हैं, इतने सारे नॉब्स हैं, इसको देख के कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं तेरे को एक ही दिन में सिखा दूंगा। गजब। वाह वन वाह डे वाह। आई विल टीच यू एंड यू जस्ट ऑब्जर्व, बिकॉज डबिंग हो रहा है। तो जब शॉर्ट प्ले होता है तो आर्टिस्ट रिहर्स करता है, हेडफोन लेता है, फिर रिहर्स के बाद टेक होता है, टेक के बाद लोग ओपिनियन देते हैं, रिकॉर्डिस्ट कुछ बोलता है, डायरेक्टर कुछ बोलता है, असिस्टेंट कुछ बोल रहा है, ओरिजिनल ट्रैक कैसा था, तो अभी डब करके उन्होंने ख़राब कर दिया या अच्छा किया, और तेरा क्या ओपिनियन है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे, वो ज़रूरी है। क्योंकि कल जब तू रिकॉर्डिंग पे बैठेगा तो यहाँ पे जब आर्टिस्ट टेक देता है तो वो बेकरार रहता है रिएक्शन सुनने का, बिल्कुल। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है वो बोल ही नहीं पाते अंदर। तो उस वक्त हम लोगों को इंटरवेन करना है, हमको बोलना है कि हाँ सर सुनते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ी है ट्रेक में तो एक और बोलो, तो फिर आपके पास रीज़न होना चाहिए कि क्यों रिटेक कर रहे हैं। तो खाली ब्लो से आप रिटेक नहीं मांग सकते हर बार, क्योंकि माइक आपने प्लेस किया हुआ है, आर्टिस्ट को मालूम है कि ब्लो कब आता है, कौन से वर्ड पे आता है। तो नसीर साहब या ऋषि कपूर टाइप एक्टर होंगे तो बोलेंगे सुना, उनको मालूम है ब्लो वाला कोई वर्ड था नहीं और आपने सुना यार ब्लो नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना, मतलब मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैं जब सीख रहा था रिकॉर्डिंग, उस जमाने में बड़े बड़े डायरेक्टर्स डबिंग अटेंड करते थे पूरी फिल्म की, जैसे गुलजार साहब हुए, ऋषिकेश मुखर्जी हुए, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, तो इतने इंटेलिजेंट लोग थे ये लोग। तो इनको सुनना ही एक स्कूलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि लैंग्वेज मेरी इतनी अच्छी थी नहीं, मैं बीआर से बाहर निकला ही नहीं कभी। तो मैं जो भी उर्दू जो भी जितना भी मेरे को आता है, क्योंकि उसमें भी बहस होती थी, नहीं ये करेक्ट है, नहीं यहाँ नुक्ता नहीं है, तो पता लगा कोई राइटर को फ़ोन किया जा रहा है, तो वो सब दिमाग में गड़ गए कुछ वर्ड्स की ये ही करेक्ट है। तो वैसे मैंने ग्रास्प किया, और फिर मशीन उन्होंने मुझे एक्चुअली एक ही दिन में सिखाई वो पूरी कि ये है। तो उसके बाद तो मैं ही रिकॉर्डिंग करता था, वो तो
चले जाते थे बाहर। तभी मैंने सोचा था कि जब मेरा स्क्रीन पे नाम आएगा तो मेरा पूरा नाम आएगा कि मेरे डैड का भी नाम आना चाहिए फिल्म में, तो इसीलिए मेरा क्रेडिट जो है वो करण अर्जुन सिंह जाता है। लेकिन जब फिल्म आ गई, फिल्म आई तो सवाल आ गए। तो सवाल आए, और वो फिल्म भी मैंने की थी, राकेश रोशन साहब की, बीआर में ही किया था उसका साउंड इफेक्ट्स हम लोगों ने। करण अर्जुन वो फिल्म ही हमने की थी, तो लोग ने पूछना शुरू कर दिया, अभी जिसको भी नाम बोलता हूँ तो बोलते ये तुम्हारे ऊपर बनी है फिल्म। जब भी कभी साउंड की बात होती है तो शोले हमारे लिए एक माइलस्टोन माना जाता है। आज जब आप उसका साउंड सुनते हैं, 1975 की फिल्म है, और हमने सुना है कि बाहर से लोगों को बुलवाया गया उसकी साउंड डिजाइन के लिए वगैरह वगैरह, जो भी बातें, इतनी कल्ट चीजें हैं और उसको लेके बहुत मिथ हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। एज अ फोली आर्टिस्ट जब आप सुनते हैं तो कितना बड़ा माइलस्टोन आपको लगता है उस जमाने की तकनीक और उस जमाने के चलन के हिसाब से? बहुत कमाल, बहुत कमाल। उस टाइम पे जो फैसिलिटीज इतनी थी नहीं, और मैंने आपको जैसे कहा कि जो प्रहलाद साल्वी हैं उन्होंने इस फिल्म का फोली किया है, उसको रिकॉर्ड किया है दमन सूद, जो मंगेश देसाई जी के असिस्टेंट थे दमन सूद, उन्होंने शोले के फोली राजकमल में ही रिकॉर्ड किया था। और फिल्म तो मेरे ख्याल सिंक थी या डब थी, तभी डबिंग तो आ गया था 75 में, और उसका एक स्टीरियो मिक्स भी राजकमल में हुआ है। उसका जो ऑप्टिकल 6 ट्रैक स्टीरियो जो मिक्स था उसके लिए लंदन गए थे देसाई साहब, वो मिक्सिंग, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई नहीं थी। तो उसका जो ट्रैक है, क्योंकि ऑप्टिकल पे जब जो साउंड आपको सुनाई देता है ना, स्टीरियोफोनिक, आप कोई भी पहले की फिल्म में सुनो, वो कमाल उसका इम्पैक्ट है। मुझे याद नहीं मैंने देखी इस थिएटर में कभी उसको, लेकिन आप उसको टेलीविजन पे सुनो, उसमें भी उसका साउंड इतना कमाल बजता है जी। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वो बन जाती हैं, और उसमें कमाल किया है उन लोगों ने। एम्बियंस लेवल पे आज की डेट में अगर जब उन्होंने रिक्रिएट किया साउंड ट्रैक शोले का, पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया ओरिजिनल से, क्योंकि ओरिजिनल आपने सुना हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओरिजिनल में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था वो स्विंग के साउंड ने, वो रेल इंजन रुकती है और उसका साउंड, उसका आउटपुट आज आपने एटमॉस कर दिया, पिक्चर को डिजिटली अपग्रेड कर दिया, फिर भी पता नहीं वो बात आई नहीं उसमें। ट्रेन रुक रही है और जिस तरह से वो घोड़े भाग रहे हैं, म्यूजिक का बैलेंस उस वक्त का वो कमाल था। वो उसमें खाली वो अगर लैग कर रही थी उस टाइम पे, तो वो एम्बियंस डिजाइन में वो थोड़ी सी पिक्चर लैग कर रही है, वो खाली वो लोग उस पर ऐड कर देते ना, मेरे ख्याल से काम बन जाता। एटमॉस के लिए जो ट्रैक्स ऐड कर रहे थे, उनको वही ऐड करना था और कुछ नहीं। हमारे पास शोले का साउंड ट्रैक है, तो यहाँ कुछ डायलॉग्स हम सुनते हैं। बिल्कुल। ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? हाँ? कितनी गोली है? 6 सरदार। 6 गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है ये। अब ठीक है। आज जब इतना सारा काम कर लेने के बाद फिल्म रिलीज हो जाती है, जैसे अब मैं कुछ फिल्मों के नाम भी लेना चाहूंगा ताकि लोगों को पता चले। इधर बीच की जो फिल्में हैं उसमें एनिमल, ओ माय गॉड 2, टाइगर 3, झुंड, शैतान, फैन, फना, दंगल, मतलब इतना सारा कि अगर हम फिल्मों के नाम लेते जाएं तो हमारे प्रोग्राम के 2-3 एपिसोड बन जाएंगे, इतना आपने काम किया है। जब टॉकीज में देखते हैं, जैसे कि एनिमल देखी होगी आपने, तो क्या महसूस होता है, क्या रिएक्शन रहती है? रिएक्शन तो बहुत अच्छा ही रहता है, और मैंने तो एनिमल एक्चुअली अपने दोस्तों को दिखाई थी जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, 18-19 साल के। बोला सर आपने की, हमको दिखाओ। बोला चलो। तो मजा आया, उन लोग बहुत खुश हुए, मैं खुद भी खुश हुआ, क्योंकि जब आउटपुट अच्छा आता है ना, मतलब वहां पे जो एक सीक्वेंस है जिसमें वो एक स्पेशल कार उन्होंने बुलेट वाली बनाई थी ना, जिसके ऊपर बैठ के रणवीर पूरा सबको उड़ाता है, उसमें भी मिक्सिंग रूम में उनको लगा कि इसमें फॉलीज ऐड करनी चाहिए। जो मशीन हिल रही है, जो बुलेट्स गिरते जा रहे हैं साथ में, हाँ इतना सारा, तो उसके 2-3 लेयर फिर हम लोगों ने मिक्सिंग स्टेज पे दोबारा ऐड करके दिया, तो वो भी थिएटर में सुनाई देता, क्योंकि एटमॉस है, जैसे आपने कहा कि उसमें आपके पास रूम है कि आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। जिस शॉट में क्लोज शॉट है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक अलग मशीन की भी आवाज आ रही है जो फोली है, बट इतना मतलब वो कान चाहिए सुनने के लिए। और उतना ध्यान जाए लोगों का। हाँ, मुझे लगता है आज हमारी जो ये बातचीत है, ये सुनने के बाद शायद लोगों का ध्यान इस तरफ भी खींचेगा कि साउंड इफेक्ट्स जो हैं, फोली का जो काम है, वो भी कितना एक
फिल्म के लिए मायने रखता है। जी जी। अब मुझे लगता है कि हम अपनी बातचीत के ऑलमोस्ट आखिरी सिरे पर आ गए हैं, तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हम सुनना चाहेंगे अलग अलग फिल्मों से जुड़े हुए, जो कुछ आपको याद हैं, कुछ अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग फिल्मों से जुड़े हुए, वो हमें बताइए, तो ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना। कुछ पुरानी ही बातें बोलता हूँ बिल्कुल। क्योंकि नए लोग तो स्टूडियो में आते ही नहीं, तो उनकी बातें कैसे होगी, सही है है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के डायरेक्टर्स, उन्होंने शूट कर दिया, उनका काम खत्म। एक डायरेक्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए एक फिल्म की थी मैंने, वो उन्होंने पूरा अटेंड किया था। हाँ, अक्षय नाम है उनका। तो उन्होंने पूरी फिल्म मेरे साथ अटेंड की, बाद में भी सुना आके। तो ऐसे आजकल आते नहीं हैं लोग, हाँ। क्योंकि शायद टाइम नहीं होता है या खुद बिजी हो जाते हैं कुछ और करने में। बट एक्चुअली जैसे सूरज बजाते हैं, एक डायरेक्टर हैं जो अपने फिल्म के हर क्राफ्ट में जो काम जहाँ हर जगह वो ही अटेंड करते हैं। अभी का पता नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, उसके बाद मैं प्रेम की दीवानी, वो सब में एक फोली ही क्राफ्ट है। वो फर्स्ट टाइम वो फोली अटेंड करने आए थे, हमको किसी ने बोला नहीं, सूरज पड़ जाते पीछे बैठे हैं। हाँ। और हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे राजश्री में एक असिस्टेंट एडिटर भी बैठा हुआ है जो सीन चेक कर रहा है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा हुआ है, सूरज जी तो बैठे ही हैं। तो रीटेक्स हो रहे हैं, अगर हमने गड़बड़ की ना तो उनसे पहले हमको मालूम पड़ता है। हमारा शॉट हम लोग खुद कट करते हैं जब हम फोली करते हैं, कट पीछे ले, यहाँ से ले, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ मैंने गड़बड़ किया है। बिल्कुल। तो वहां से अगर रीटेक आ रहा है ना, तो वो रीजन सही होना चाहिए। तो एक दो बार कर लिया, फिर बाद में उस वक्त सूरज जी ने कुछ रीटेक के लिए बोला था, तो एक जो मेरा दूसरा को फोली है, उसने कुछ वो भड़क गया अरे क्या यार, जिसको देखो कोई भी बोल रहा है, बराबर है, ओके आगे जाओ। मालूम नहीं था कि डायरेक्टर थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस स्टूडियो के अंदर। और बाद में सूरज जी बाहर चले, हमको मालूम ही नहीं, बाद में अरे क्या कर रहे हैं तुम, डायरेक्टर साहब। सूरज जी बैठे, अरे बोला हमको थोड़ी दिख रहा है यहाँ से कि डायरेक्टर साहब है, तो तुम लोगों को बताना चाहिए। बोला हमारा तो बराबर ही चल रहा है, क्या है। उसके बाद सूरज जी आए नहीं। अरे बाप रे। लेकिन उन्होंने फॉली सुना बाद में, एक रील होगा तो मैं सुनूंगा, वो सुना, वो एकदम इतने खुश हो गए कि उसके बाद वो फॉली कभी अटेंड किया ही नहीं। फिर जब मैं हम आपके कौन की स्क्रीनिंग पे उनसे मिला था, तब उन्होंने मेरे को पूछा, हाँ कह रहे हैं सर कैसे लगी पिक्चर। मैंने सर पिक्चर तो अच्छी ही है, गाने मतलब आपको सभी लोग बोल रहे हैं बहुत गाने हैं, तो मतलब मेरे को भी ऐसा लगा, इसीलिए लगा क्योंकि आपके कई गानों में ना सीन्स है। इट्स मोर लाइक अ सीन, इट्स अ डायलॉग, इट्स अ कन्वर्सेशन, यू आर हैविंग मोर ऑफ सॉन्ग्स। तो यहाँ पे ऑडियंस को वैसे भी आदत नहीं है थिएटर में गाने बैठने की, तो आपके कुछ गाने ऐसे हैं अगर आप निकाल सकते हैं तो बेटर है, बाकी तो ठीक है। तो बोला था ठीक है, लेकिन वो जो डब्बे के ऊपर जो म्यूजिक बजाया वो किसने बजाया? वो पूछ रहे थे मुझे, मैंने प्यार किया मेरे ख्याल से, हाँ वो लक्ष्मीकांत बेर्डे साहब जो है वो कॉन्वर्सेशन में वो बजाते हैं। तो मैंने एक मराठी ऐसे ही बजा दिया, टक 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 टक, तो वो है पिक्चर में, वो उनको बहुत पसंद आया था फोली में। क्या बात है, तो इतना ध्यान भी उनका। हाँ, वो बहुत डिटेल देखते हैं सर, कौन क्या चाहिए, एक एक चीज सुनते हैं। दंगल से जुड़ी हुई कुछ यादें बांटिए, क्योंकि वो थोड़ी अलग तरह की फिल्म थी, इतनी सारी कुश्ती। दंगल से हमको साउंड डिजाइनर से जो ब्रीफ मिला था सर, वो लोकेशन ट्रैक में जब उनके प्रैक्टिस चल रहा है और कॉमनवेल्थ गेम में जो प्रॉपर स्टेडियम होता है जो जहाँ शूट किया उन्होंने, तो वहां पे ना एक स्क्वीक सुनाई देती है जूतों की। रबर मैट का फ्लोर है, और उसके बाद उनके जो शूज होते हैं ना रेसलिंग के, वो भी बहुत ग्रिपी रबर, सॉफ्ट रबर और ग्रिप वाला होता है, क्योंकि पॉइंट्स फिसलने से, हाँ पैर वो फिसले नहीं हो। और फिर भी वो फिसलता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, 1 मिनट की कुश्ती में उनका बॉडी से इतना पसीना निकलता है, वो वहीं पे पसीना गिरता है, और उसी पसीने में जब वो मूव करते हैं ना, तो वो स्क्वीक का साउंड आता है वहां। ओहो, कि रबर पे जब आप पानी डालोगे तो उसमें स्क्वीक आएगा ही आएगा। अब ये कोई भी सरफेस पे आप ट्राई कर लेना। तो हम लोगों को उन्होंने वो बोला था कि यहाँ पे मैं स्क्वीक्स जो हाईलाइट करूंगा तो वो देना। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो उन्होंने ओरिजिनल मैट मंगाया, यशराज में हमने उसको प्रॉपर बिछाया जैसे ओलंपिक में होता है, और उसमें किया। लेकिन उसमें क्या हुआ, क्योंकि कंडेंसर माइक था, वो पैर का थंप ज्यादा सुनाई दे रहा था। ओहो। और वो कंटिन्यू मूवमेंट है, तो उन्होंने बोला यार मेरे को स्क्वीक अलग से करके दे। तो मैंने बोला यार इसमें स्क्वीक कैसे करेंगे? तो उनका जो मैट था वो मैट था, तो मैंने एक काम करता। फिर मैंने अपने सोफे वाले को फोन किया, उसको बोला इसके ऊपर मेरे को वो जो फ्लोरिंग आता है ना, ये जो लगा हुआ है निलोनियम, बोला इस पे चिपका के मेरे को दे दे। वो मैंने यशराज में, क्योंकि वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा ना, वो इतना बड़ा, इतना बहुत है, उसमें फिर पानी मैंने छिड़का, और उसके बाद वो शूज जो रेसलिंग के वो पहन के जैसे ही आप मूव करो तो उसमें स्क्वीक आ रहा है। वाह। तो फिर उस वक्त फिर वो पूरा स्क्वीक सिर्फ पूरे एक्शन में किया था। उसी फिल्म की एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि उसमें जो रेसलिंग है गांव में जब वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ,
तो उसमें भी साउंड डिजाइनर ने बोला था मैं यहाँ पे फोलीज ही रखने वाला हूँ, वो जो मिट्टी का और बॉडी का जितना भी उनका टच है, एक दूसरे को थंब है। पकड़ रहे हैं, पकड़ के गिरा रहे हैं, तो वो फॉलीज का ही आएगा। तो वो ग्रिप्स मुझे बहुत प्रॉपर चाहिए। तो बोला सर उसके लिए तो पहलवानों को बुलाना पड़ेगा, हम लोग तो पहलवान है नहीं। तो बाकायदा 2 पहलवान राजस्थान से यहाँ पे ट्रैवल किए, अरे बाप रे। स्टूडियो में उनको बुलाया गया और उन लोगों को मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगा, सर आपका बॉडी हमको यूज करना है, तो जब टेक में हम करेंगे तो हम आपको वैसे ही जैसा उधर हो रहा है करेंगे, लेकिन आप अटैक मत करना हम पे। तो बोला नहीं करोगे, तो आप एक पोजीशन पे हो जाओ। फिर उनके बॉडी पे हमने पूरा वो जो पकड़ना खींचना, कभी कभी जोर से भी करना है, तो उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको लग रहा है कि कोई मालिश कर रहा है। तो वो ऐसा किया था। तो वो भी एक चीज़ है जो ऐसे होती नहीं है। तो ये यूजुअल चीज़ है कि कभी कभी फिल्म के लिए ना आपको करना पड़ता है। तो उसमें रेत का, जैसे आप बोल रहे हैं, रेत का साउंड इंपॉर्टेंट है। रेत में वैसे कोई आवाज़ इतनी होती नहीं है, लेकिन सिनेमैटिकली अगर आपको उसको क्रिएट करना है तो आपको ना ये जो प्लास्टिक होता है एकदम पतली वाली थैली, उसके आपको छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालना है, थोड़े पेपर के, थोड़ा कोई ये जो पवाल आता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको रेत में थोड़ा सैंड में मिक्स करो दोगे, तो फिर वो छोटा छोटा जो डिटेलिंग है सैंड का वो आपको सुनाई देगा। अच्छा, तो वो हमने दंगल में किया था। तो जितने भी फिर रेसलिंग है तो वो पैर का मूवमेंट, तो वो जो सुनाई देता है आपको, वो बिकॉज दैट एलिमेंट्स आर एडेड इन सैंड, अदरवाइज वो खाली इतना ही जाएगा। तो वो तो एम्बियंस में ही गुल हो जाएगा, क्योंकि जो एम्बियंस होता है, जो डिजाइनर डिजाइन करता है, हमारे पास एक डिजाइनर है जो मतलब 50-50 60-60 स्टीरियो ट्रैक बैलेंस करके एक एम्बियंस, एक सीन बनाते हैं। क्या बात है। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। उसका साउंड पीछे है, स्टीरियो बज रहा है, तो उसके ऊपर आपका सुनाई देना चाहिए ना। तो बहुत फिल्म के मुश्किल लिए है जो ये। डायनामिक्स होने चाहिए उस साउंड में, उसको आप कैसे करोगे कि वो सुनाई देगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिल्म मैंने अभी की थी तिथि, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म बिल्कुल को, बिल्कुल। और वो यूएस में भी बहुत पॉपुलर, वहां पे भी अवार्ड मिला उसको। साउथ की फिल्म है। हाँ, तो कन्नड़ फिल्म है। वो पूरा एक कैरेक्टर के ऊपर है जो 100 साल से ज्यादा जीता है, उसके ऊपर है वो फिल्म। तो पूरा एक फंक्शन जैसा ही है गांव में, उसके ऊपर है। तो उसमें जो उन लोगों ने साउंड डिजाइन में है, उन लोग बोल रहे हैं कि हमने 1 साल काम किया। वो FTI का लड़का था जिसने साउंड डिजाइन किया, लूकस सर नेम उसका, और डायरेक्टर राम रेड्डी, वो साथ में दोनों ने मिलके 1 साल उन्होंने साउंड डिजाइन पे काम किया। उसके बाद जब फोली के लिए मेरे पास आए तो मैंने किया, तो हम लोग कर रहे हैं, तो बोला नहीं सर इट्स टू लाउड। तो वो जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो सोच रहे हैं कि ये है, यही कैरेक्टर का कितना लेवल होना उतना ही करो, ठीक है करो। फिर जब रील हो गई, मैंने बोला ये रील ना अभी आगे काम नहीं करेंगे, ये रील आप अपना डिजाइन के साथ सुनो, कोई भी 5.1 रूम में जाके, मिक्सिंग में नहीं, जहाँ प्रीमिक्स करने वाले वहां जाके सुनो, तो फिर बाद में आगे करना, क्योंकि ये कुछ सुनाई नहीं देगा आपको, मेरे को 100% मालूम है। नहीं सर ओके परफेक्ट, मैं ठीक है अब सुन लो, मैं बोल रहा हूँ। उधर जाके सुना, कुछ सुनाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपका इतना एलैबोरेट डिजाइन है गांव का, बिल्कुल। उसके ऊपर अगर आप बेयरफुट लोग चल रहे हैं, बेयरफुट ऐसे ही आवाज आती नहीं है। एक तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोली जो है वो ऐसा ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये फोली का साउंड है, तो मतलब वो खराब फोली किया हुआ। करेक्ट बैलेंस बहुत जरूरी है। हाँ, वो नेचुरल लगना चाहिए, उतना ही आना चाहिए जितना। लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं, आपको बाकी चीज किसके ऊपर वो साउंड आने वाला है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि और क्या क्या चीजें आएंगी उसके साथ साथ, ये इतना लेवल तो इसमें चाहिए, तब वो उतना सुनाई देगा। तो वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है। तो इस तरह हर फिल्म अपने आप में एक चैलेंज जी आपके लिए। झुंड में किस तरह का झुंड में बहुत मजा आया। नागराज सर की फिल्म है, उनके साथ मैंने इसके पहले फैंड्री में काम किया था और बहुत अच्छा लगा था। उन्हें भी, उनका जो साउंड डिजाइनर है उससे मेरी एक फिल्म सुनी थी दिल्ली बेली करके। हाँ, उसके स्टूडियो में वो DVD मिक्स हो रहा था, तभी मुझे मालूम पड़ा आजकल इंडिया में हम लोग DVD मिक्स भी शुरू कर दिए हैं। क्योंकि DVD मिक्स में क्या है सर कि आप एक स्टीरियो फिल्म मिक्स कर रहे हो, लेकिन उसमें आप 5.1 का फील दे रहे हो। एक तो 5.1 DVD तो जाहिर है, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो आपके पास स्टीरियो हेडफोन है, उसमें आपको 5.1 इफेक्ट देना है तो भी आप दे सकते हो। आप पैनिंग कर सकते हो, कुछ जो साउंड इधर से उधर। अब नॉर्मली इंग्लिश फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, आप कोई भी हिंदी पिक्चर देखो आपको नहीं मिलेगा पैन, स्टीरियो में नहीं मिलेगा। आजकल अभी कर रहे हैं ये फिल्म में, वो स्पेशली किया था, तो उसने फॉली सुना, उसमें बोला यार किसने किसका फॉली किया, क्योंकि वो खुद स्टैब्लिश हो गया था और पिक्चरें कर रहा था, रीजनल भी ज़्यादा कर रहा था। तो फिर उसने मुझे फैंड्री दिया था। तो फैंड्री के बाद सैराट भी आई थी मेरे पास, लेकिन कुछ बजट इश्यूज थे, वो लंदन में उन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए सब। तो यहाँ पे बजट नहीं था तो मैं नहीं कर पाया। फिर बाद में ये फिल्म झुंड आई, तो झुंड में
मैंने एग्री किया। वो भी फिल्म कभी थिएटर में आ रही है, कभी OTT आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, लेकिन वो भी उसमें भी मजा, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। मैंने सर इसमें इतना बजट लगेगा ही लगेगा, आप गिन लो पूरी टीम, इधर की टीम उधर की टीम, बच्चन साहब, फुटबॉल ग्राउंड, और ये ना ये वो बहुत टाइम लगेगा वो करने के लिए, और अलग अलग प्रॉप से भी वो लोग खेल रहे हैं। तो अच्छा हुआ था काम, उसका मजा आया सर। अच्छा करण अर्जुन जी, ये बताइए कि ये सारा काम करने के बाद कभी खाली वक्त मुश्किल से मिलता है तो वहाँ क्या चल रहा होता है? खाली वक्त में भी सर मैं फिल्में ही देखता हूँ, या तो म्यूजिक सुनता हूँ। जैसे मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं रेडियो ही सुनता हूँ। रेडियो भी मैं मतलब आजकल बकैती इतनी होती है कि आप इरिटेट होने लगते हो, गाना बज ही नहीं रहा है तो कुछ कुछ चैनल सिलेक्ट कर, तो पुराने चैनल मैं सुनता हूँ 101.7 या FM रेनबो जी, उसमें थोड़े गाने। विविध भारती में आपको बताता हूँ, विविध भारती की ये यादें तो मेरी बचपन से जुड़ी हैं, क्योंकि हमने जब एक पैसेंजर आया था दुबई से, तो वो एक रेडियो लेके आया था, टेप रिकॉर्डर 2-in-1 आता था सैनियो का। हाँ हाँ, तो वो मेरे डैड ने उससे खरीद लिया था। वो पहली चीज़ हमारे घर में इंटरटेनमेंट के लिए आई थी। तो उसमें हम लोग रेडियो ही सुनते थे और विविध भारती ही सुनते थे। खाना खाने के बाद जो रात में सोने के पहले तक का जो प्रोग्राम होता था वो पूरा परिवार सुनता था, जिसमें हवा महल में कहानी होती थी, प्ले होता था। बिल्कुल। फिर एक शो आता था मोदी के मतवाले राही, हाँ, वो मैं रेगुलर सुनता था। उसके बाद रात में बेला के फूल, जिसमें बहुत ही पुराने पुराने खूबसूरत गाने होते थे, और इतनी बढ़िया नींद आती थी, बताओ आपको। आज की दुनिया में अब रेडियो सुन के आपको नींद नहीं आएगी। तो लोगों को अभी टाइम आ गया है कि विविध भारती जो ऐप है वो डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा गाने सुने, फरमाइश करें वहाँ पर। क्या बात है, न्यूज़ ऑन AIR ऐप जो है जी, पास से मैंने फ्यूचर कनेक्ट कर दिया। एकदम बहुत बढ़िया है। तो किस तरह के गाने सुन रहे होते हैं आप अपने खाली वक्त में? मैं ज़्यादातर किशोर कुमार, लता जी सबसे फेवरेट है मेरी। हाँ हाँ हाँ, और फिर रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार, फिर क्योंकि वो थोड़ा सिनेमैटिक बहुत हैं, हाँ। उनके गाने, उन्होंने जो आवाज़ अपनी चेंज की है हर एक्टर्स के लिए, वो ऑडियो सुन के आप इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा एक्टर गा रहा है, जबकि किशोर कुमार की आवाज़ है वो। आपको क्या लगता है कि बदलते वक्त के साथ जिस तरह से म्यूजिक डिटीरियोरेट हुआ है, एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा, क्या सॉन्ग्स की वैल्यू और उनका टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया है? हमारी मेमोरी के अंदर घुस नहीं पाते गाने, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर? वो मेमोरी के अंदर इसलिए घुस नहीं पाते सर, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है। रेडियो पे भी अभी आजकल जो नया बैंड शुरू हो गया है वो आप सुन रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, रैप सुन रहे हैं, फिल्मों के गाने सुन रहे हैं। फिल्मों में क्या खाली हुक लाइन होती है, उसमें अंतरों का कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ क्या लिख रहे हैं, क्या गा रहे हैं। आप कोई भी हुक गाने का आप अंतरा बता दो, आप मैं मान जाऊंगा आपको। जबकि पुराने गानों के हम हाँ, बाकायदा आपको पहला, बाकायदा दूसरा, तीसरा अंतरा कोई याद भी होता पुराना गाना बजाओ, मैं दोनों तीनों अंतरे गा दूंगा। थोड़े क्या बहुत इधर बात उधर है। गड़बड़ होगी, लेकिन क्योंकि उसमें एक पोइट्री है, उसमें कहानी है, उसमें लिरिसिस्ट का एक, उसमें ऐसा नहीं है कि खाली पोइट्री गा रहे हैं, कभी उसमें छेड़खानी भी करते थे वो लोग। तो कभी कभी ऐसे ऐसे गाने होते थे जैसे बदन पे सितारे लपेटे हुए है ना, जाने बाहरे कहाँ जा रही हो। तो आज की जनरेशन को पूछो ये क्या बोल रहा है, तो नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल। बट गाने में वो एक्चुअली अपनी जो गर्लफ्रेंड है, वो एक जरीदार साड़ी पहनी है उसने, वो चमक रही है, गाना वो बता रहा है, राइटर वही बोल रहा है। तो ये सब डिटेलिंग अभी इतना नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को अंतरा याद होगा नए गानों का, क्योंकि शायद उसमें वही पोइट्री नहीं है, सोल नहीं है, इसलिए शायद। जबकि पुराने गानों के साथ ये है कि आप न केवल अंतरे याद रखते हैं बल्कि म्यूजिक भी याद रखते हैं। Music, और of course. अंताक्षरी होती हैं या लोग गुनगुनाते हैं तो बीच का म्यूजिक भी गाते हैं, वो भी उसका साउंड भी भी निकालने की मुंह से कोशिश निकाल करते लेते हैं। कुछ कुछ गाने ऐसे हैं कि वो निकालना पड़ता है। हाँ, जैसे पल पल दिल के पास सुन रहे हैं तो आप गिटार गाते हैं साथ में उसका। जी जी जी। तो ये अपने आप में एक कमाल की चीज है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और आज की हमारी ये बातचीत है, इसको सुनने के बाद हो सकता है कि किसी का दिल ये करे कि वो भी फोली आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो क्या करे? उसके लिए बड़ी मुश्किल है सर क्योंकि कोई फोली इंस्टीट्यूट तो है नहीं, और जो एकदम थरो प्रोफेशनल आदमी है वो तो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है जी। उसके पास। जैसे मैं आज की डेट में एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, एक अंग्रेजी फिल्म कर रहा हूँ जो हॉलमार्क के लिए है, और एक रीजनल फिल्म है वो कर रहा हूँ, मराठी फिल्म है वो। तो अब ये 3 फिल्में मुझे एक 15-20 दिन के अंदर करनी है। अब उसमें एक नए आदमी को तो मैं सिखा नहीं सकता ना वहाँ पे, क्योंकि हमारा सेटअप भी ऐसा है कि इतना बड़ा जगह नहीं है कि पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं आके ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसा। और वो हमारा NDA भी होता है कि हम किसी को भी लाके बिठा के कोई कंटेंट दिखा नहीं सकते, वो आगे जाके बाहर कुछ भी बात कर सकता है। बिल्कुल। वो भी एक रीज़न है
कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर अगर agreement यानी होता कोई है। भी कंटेंट जो है उसकी जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए हमारे स्टूडियो से। मेरा ऑफ कोर्स टीचिंग का इरादा तो है। मेरे को कई स्टूडेंट्स की फ़ोन आते हैं, कई शौकिया भी कितने फ़ोन आते हैं, कितने मैसेजेस रहते हैं कि सर मुझे आसाम से बोल रहा हूँ, मुझे आपके साथ करना है, कैसे भी करके। मतलब कैसे करूँगा भैया, ये पूरा हिंदुस्तान है यही बोल रहा है। और तो मैंने बोला आपको पहले साउंड सीखना पड़ेगा। अगर आप पैशनेट हो तो आप साउंड सीखो पहले। तो साउंड सीखने जाओगे तो फोली भी आपको करना पड़ेगा वहां पे, और वहां पे जब वो पूरा साउंड सीखेंगे तब फिर वो फोली क्यों करेंगे? हाँ, फिर तो बोलेंगे भाई मैं तो साउंड डिजाइनर हूँ, हाँ मैं तो पूरा साउंड सीख के आया हूँ, तो मैं फोली क्यों सीखूं? फिर भी अगर आपके अंदर पैशन है आप करो ना, सिर्फ फोली करो, क्यों नहीं? आप कर सकते हो। क्योंकि ये सर सीखने आ रहा हूँ ये नहीं, मेरे को 5 साल दो तब मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि एक दिन में नहीं सीखोगे आप, ये इतना ईजी नहीं है। तो क्या नए फॉली आर्टिस्ट की टीम या पौध जिसको कह सकते हैं वो तैयार हो रही है? इंडिविजुअली अभी मतलब मैंने ही एक फोली आर्टिस्ट ग्रुप फॉर्म किया जिसमें 15-16 लोग तो हैं, जिसमें टीम है 2-3 लोगों की, बाकी सब अकेले अकेले कर रहे हैं। क्योंकि वेब सीरीज वगैरह जो है OTT प्लेटफॉर्म में इतना बजट्स वगैरह है नहीं, होगा तो भी पहुंच नहीं रहा, या काफी जगह पे अंडरकट हो रहा है, तो सही लोगों तक जा नहीं रहा है। जब तक नीचे आ रहा है तब तक फोली में बजट ही नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे अकेले अकेले दे देते हैं करने के लिए, कर देते हैं वो लोग, बट फिर वो रख भी नहीं सकते साउंड वो कभी कभी। तो इसका मतलब ये है कि एक पूरे ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म की गुंजाइश बनी हुई हाँ, है, बनी हुई है। आपने इस बारे में सोच रखा है? हाँ, मैंने सोच रखा है, बिल्कुल सोच रखा है, क्योंकि अभी सिखाना जरूरी है। OTT आने के बाद तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कौन करेगा? आप सोचो ना, टेलीविजन के भी हम लोगों को कुछ हिस्टोरिक सीरियल्स जो बनते हैं, हाँ। उसके लिए भी फोन आया। मैं तो टीवी करता ही नहीं। तो मुझे इंजीनियर बोलता है फिर कौन करेगा टीवी? मतलब आप मुझको क्यों पूछ रहे हो कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। कौन करेगा वो आप फिगर आउट करो, कौन करेगा? या तो फिर, क्योंकि टीवी में 3 महीने का क्रेडिट है, जो कि 4-5 महीने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आउटपुट तो आपका चला गया, मिक्स हो गया। बिल्कुल। तो ऐसा काम क्यों करें? सही तो आप है। अपनी पॉलिसी चेंज करो, मेरे को ऑन स्पॉट पेमेंट दो, मैं करता हूँ टीवी, क्यों नहीं? बिल्कुल है बिल्कुल। ना? फिर अवार्ड्स की क्या स्थिति है? अवार्ड का फिलहाल तो नेशनल अवार्ड में भी अभी झगड़ा चल रहा है हमारे साउंड एसोसिएशन का, और झगड़ा नहीं बल्कि वार्तालापें चल रही हैं कि जी। पहले जो 3 कैटेगरी थी, प्रोडक्शन साउंड मिक्सर, साउंड डिजाइनर और मिक्सिंग इंजीनियर, अभी वो एक ही कर दिया है अवार्ड, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो आपस में लोग लड़ रहे हैं कि मेरा अवार्ड है कि तेरा अवार्ड है, ये किसका अवार्ड है। बिल्कुल। तो इस पे मतलब 2 साल से अटका हुआ है। तो फॉली तो आप भूल ही जाओ, जो ऑलरेडी 3 थे उसमें 2 हो गए, फॉली तो है ही नहीं उसमें, जी। जबकि फॉली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साउंड डिजाइन का। जी जी जी। क्योंकि पूरा जो पिक्चर को एक लाइफ देता है ना, वो फोली से ही आता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर और एम्बियंस आपने लगा दिया, वो आपको माहौल बना दिया, लेकिन उसमें जो जान है वो फोली है। अगर अच्छा फोली आपकी फिल्म में आ गया तो वो एकदम पिक्चर को लिफ्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अभी ईरा करके एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अवार्ड शुरू किए हैं, पाम एक्सपो के साथ जुड़ के, उन्होंने अनिल चोपड़ा जी उनके साथ में, तो उसमें पूरा साउंड जो है उन्होंने कवर किया है, जिसमें म्यूजिक भी है, फॉली भी है, फॉली इंजीनियर भी है, डबिंग इंजीनियर भी है, फॉली एडिटर, साउंड एडिटर, हर साउंड के जितने सबके लिए अवार्ड रखा है। तो ये हर साल हो रहा है, 7-8 साल हो गए, उसमें 4-5 साल से तो मैं अवार्ड जीत ही रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारा विथ है ना वहाँ पे, सिर्फ फिल्म नहीं है उसमें, आपका OTT भी है, आपका रेडियो भी है, ब्रॉडकास्ट के लिए भी अवार्ड है उसमें, है ना। और जो उससे मेरी एक शो आया था उसमें मैंने डाला था ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि ऑडियो शो कितने आ गए आजकल, ऑडिबल करके जो चैनल है उसमें ऑडियो शो है, तो उसमें भी पूरा साउंड डिजाइन फुली यूज हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म में इतने सारे चैनल्स हैं, उनका अपना चैनल है, तो वो सब कंटेंट का भी तो फोली कोई तो करेगा, करना पड़ेगा ना। तो फोली आर्टिस्टों की जरूरत तो है, अच्छे फोली आर्टिस्टों की। अगर प्रॉपर रसूल को जो अवार्ड मिला उससे क्या फर्क पड़ा है इस ऑस्कर साउंड जो की उनको दुनिया मिला था, में? जी। उससे उनका बहुत नाम हो गया, बहुत प्रचलित हो गए वो, और बहुत मेहनती हैं वो, और उनके लिए मैंने भी बहुत सारी फिल्में की हैं। बट उन्होंने साउंड का इम्पोर्टेंस लेकर आया ना, देखिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉल्बी आने के बाद साउंड का इम्पोर्टेंस, सिंक साउंड आने के बाद बढ़ा, उसके पहले साउंड को इतना अहमियत देते ही नहीं थे। फोली तो भूल ही जाओ, इफेक्ट्स मतलब नाम के लिए कर दो, वो एटीट्यूड था। मेन ध्यान होता था BGM, बिल्कुल। कि ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर कर रहा है या कोई सुरेंद्र सोधी साहब कर रहे हैं या अमर मोहिले साहब कर रहे हैं, या बिल्कुल, है ना, वैसा था। तो अभी वैसा नहीं है, अभी हर क्राफ्ट को इम्पोर्टेंस है, और जब चीज़ें सुनते हैं लोग तो पता लगता है सही। और क्योंकि आपकी फिल्में इंटरनेशनली जा भी रही हैं अवार्ड्स के लिए, बिल्कुल, और आपकी फिल्में नेटफ्लिक्स पे जा रही है, नेटफ्लिक्स आपका 8-9 लैंग्वेज में डब कर रहा है, उसमें साउंड तो आपका यूज़ हो रहा है ना, तो उसके लिए तो उस लेवल का साउंड तो उनको चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का। तो इस तरह से एक पूरा जो परिदृश्य है वो बेहतरी की तरफ बदल रहा है। हाँ, बदल गया है बहुत टाइम से।
जी। हाँ, और सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। करण अर्जुन जी, बहुत अच्छा लगा विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी लंबी बातचीत हमसे की, और आपने कम से कम हमारे श्रोताओं को ये बताया कि कितना महत्व है साउंड डिजाइनिंग का, फोली का कितना महत्व है विजुअल मीडिया में, चाहे वो ओटीटी का काम हो, चाहे वो टेलीविजन का काम हो, चाहे वो सिनेमा का काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे भी बहुत मज़ा आया। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे फॉली आर्टिस्ट करण अर्जुन सिंह से की गई एक बातचीत। इनसे बात कर रहे थे यूनुस खान। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश शिंदे और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।